खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का पहले हिस्से का मुताला कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा हम यहाँ पर मुताला करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है चौथी का जोड़ा। इसमें चुगताई का लिखा हुआ ये अफसाना है और इस अफसाने के अंदर गरीब घर के मसले को पेश किया गया है। बहुत बड़ा मसला जो बच्चियों की शादी से जुड़ा हुआ है। गरीब घर की बच्चियाँ, बेवाहों की बच्चियाँ और ऐसे लोग जो जहेज नहीं दे सकते, उनकी शादियां होने के अंदर बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छे रिश्ते उनके घर पर नहीं आते हैं और आते हैं तो बहुत बड़ा जहेज वो मांगते हैं, ऐसा जहेज मांगते हैं जो ये लोग नहीं दे सकते। उन घरों की जिनकी बच्चों की शादी नहीं होती, मसला इस कहानी के अंदर पेश किया है। कहानी के जरिए हमें पैगाम देने की कोशिश की है कि गरीब घरों के अंदर जो बच्चियां हैं उनके यहाँ पर भी रिश्ते लेकर हमें जाना चाहिए, उनकी शादियां आसान बनानी चाहिए और मुआशरे में जहेज जैसी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर हम कहानी के शुरू में पढ़ चुके हैं कि कुबरा, जिसके वालिद का अब इंतकाल हो चुका है और घर में जो रिश्ते आते थे वो भी आने बंद हो गए। माँ चौथी का जोड़ा बनाने की कोशिश करती है, बार बार बनाती है, लेकिन वो चौथी का जोड़ा मुकम्मल नहीं होता है। चौथी का जोड़ा बनाकर चाले के लिए रख दिया जाता है, आगे के लिए सेंध दिया जाता है, क्योंकि शादी नहीं होती और वो जोड़ा पुराना होता रहता है। और इसी दौरान वक्फा गुजर रहा है। कुबरा के वालिद का इंतकाल हो चुका है। अब माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। छोटी बहन हमीदा, जिसके मुंह से ये कहानी हमारी जारी है, हमें कहानी सुना रही है, उसने अब अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया है। जो मीठी रोटी वो मांगती थी, जो अच्छी चीजें वो मांगती थी, जो जिद करती थी, वो जिद करना उसका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब समझ चुकी है वालिद का इंतकाल हो गया है। अब घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, घर की जिम्मेदारियां माँ के कांधों के ऊपर हैं। माँ किस तरह से मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगी। और बड़ी बहन की, इसकी आपा की शादी होने की तैयारी चल रही है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है। वो भी फिक्र इस लड़की को लगी रहती है। अब कहानी वालिद के इंतकाल के बाद हम शुरू करेंगे। तो वालिद का इंतकाल हो गया है और छोटी बेटी के लिए मैंने बताया कि उसने मिठाई मांगनी, मीठी चीजें मांगनी बंद कर दी, क्योंकि उसके ऊपर समझ में आ गया कि अब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। और बड़ी बेटी बेचारी गरीबों जैसी हालत के अंदर गुजारा कर रही है। वो उस घर में शरीफों जैसे रह रही है। किसी को कोई ख्याल नहीं है, ना मुआशरे को, ना समाज को, ना दूसरे लोगों को, जो रिश्तेदारों को इनके, कि इस घर में इस तरह से रिश्ते लेकर जाना चाहिए। एक तो बड़ी बच्ची है जिसकी जवानी आकर जाने की दहलीज के ऊपर हो गई। बुढ़ापा उसके चेहरे से, उसके बालों से झलकने लग गया है, उसके बालों के ऊपर सफेदी आने लग गई है। और दूसरी छोटी बच्ची, वो भी धीरे धीरे जवान हो रही है। उसके भी रिश्तों की आनी चाहिए, लेकिन उसके रिश्ते भी अभी तक आने शुरू नहीं हुए हैं। तो मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो उसी तरह रोज दोपहर को सेहदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती। यहाँ गुड़ियों का खेल खेलने से मुराद है वो अपना वो काम करती जो हस्बे मामूल करती चली आ रही थी। वो रोज सेहदरी, जो उनके घर का बाहर का दालान था, बाहर चबूतरा बना हुआ था, सेहदरी बनी हुई थी, वहां पर जाकर बैठती थी। अपनी पोटली कपड़ों की पुरानी खोलती थी और उसमें से कतरनों से थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती थी। और जब थोड़ा वक्फा गुजर जाता तो वो चौथी का जोड़ा बनाती, और चौथी का जोड़ा जब पुराना हो जाता तो उसको आगे के लिए रख देते और फिर वो नया कपड़ा खरीदती, नई चीजें खरीदती। तो ये जो हस्बे मामूल काम है, इसको यहां पर बताया कि उसी तरह करती जैसे वो गुड़िया को खेल खेल समझ रही है उसको, वो उस तरह वो काम करती रहती है। अब इनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, बच्चों की जिम्मेदारी सारी इनके ऊपर ही है। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके शबरात के महीने में क्रेप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद डाला। क्रेप एक कपड़े की किस्म है जो थोड़ा सस्ता होता है कपड़ा, और ये कपड़ा भी अच्छे जोड़े बनाने के लिए काम आता है। तो वो जोड़े जमा करती जाती है अपनी बच्ची के लिए कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो उसके लिए रिश्ता आएगा, कोई शख्स आएगा जो इसको ब्याह के लेकर जाएगा। तो जब ब्याह इसका होगा, शादी इसकी होगी, रिश्ता आ जाएगा, तो उस वक्त कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो बार बार कहती है कि यही सलीका काम आता है, जो धीरे धीरे चीजें जमा की जाती हैं वही इसके लिए जहेज का इंतजाम कर देंगी, और इसीलिए वो बार बार रोज लेकर बैठती हैं चीजें। तो जैसे ही मौका मिला, फिर से शबरात के महीने में क्रेप का जोड़ा इन्होंने एक दुपट्टा खरीद डाला। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। अब क्या बात थी? वो बात ये थी कि बड़े मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। इनके बड़े भाई, उनका लड़का राहत है, राहत नाम है, वो इनके घर के ऊपर ठहरने के लिए आ रहा था। पुलिस की उसकी ट्रेनिंग है इनके शहर के अंदर, तो शहर में कहीं रहने की जगह नहीं मिली उसको, वो इन्हीं के घर पर ठहरेगा। बी अम्मा को बस एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई हो, और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफशा भी नहीं करी। बी अम्मा को ये चाहत थी, बड़ी अम्मा को,
ये ख्वाहिश थी उनकी कि जो राहत आ रहा है उससे कुबरा की शादी कर दी जाए। राहत के साथ उसको ब्याहना चाहती थी। तो ये जैसे ही उनका तार आया बड़े मामू का कि राहत आपके घर आ रहा है, तो इनको ऐसा लगा कि राहत जैसे रिश्ते की तैयारी हो गई है, बारात की तरह वो आ रहा है। और इनको घबराहट हो गई कि जैसे बारात सर पे आ गई और इन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग अफशा भी नहीं करी है। मांग अफशा, मांग को सितारों से सजाना, यानी उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि राहत से ही इसका रिश्ता होगा। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला था, राहत का नजरिया अलग था, उसका रिश्ता कहीं और होने वाला था। लेकिन इन्होंने ये मान लिया कि मेरा दामाद जो है होने वाला राहत ही बनेगा, और उसकी खिदमत की इन्होंने तैयारी कर ली। हॉल से तो उनके छक्के छूट गए थे। छक्के छूटना, बहुत ज्यादा घबरा जाना, डर जाना। हॉल यानी डर, इस बात का डर कि किसी चीज में कोई कमी ना रह जाए, राहत नाराज ना हो जाए। हॉल खौफ को कहते हैं। खौफ से, राहत के आने के खौफ से इतनी डर गई वो कि उनके छक्के छूट गए, बहुत ज्यादा घबरा गई। झट अपनी मुंह बेली बहन बुंदो की अम्मा को बुला भेजा। अब बहुत ज्यादा घबरा गई, तो जो अपनी बहन बना रखी इन्होंने उनको बुलाया कि उनसे कुछ बातचीत हो, कुछ राय मशवरा लिया जाए कि अब राहत आ रहे हैं तो क्या किया जाए। उनसे उनके लिए कहा, बहन मेरा मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना हो। और फिर दोनों में खुसर पुसर शुरू हो गई। फिर वो बुंदो की अम्मा की बहन आ गई और दोनों मुंह बेली बहन में और इनमें अम्मा जी में खुसर पुसर शुरू हुई। खुसर पुसर यानी कानाफूसी। बीच में दोनों एक नजर कुबरा पर भी डाल लेती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो उस कानाफूसी की जुबान को अच्छी तरह समझती थी। वो समझ गई कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो कानाफूसी हो रही है, ये मेरे लिए तरकीबें लगा रही हैं कि किस तरह राहत की खिदमत की जाए, राहत को अच्छा सलूक किया जाए कि राहत इससे खुश हो जाए, हमसे खुश हो जाए और कुबरा का हाथ वो थाम ले। उस वक्त बी अम्मा कानों के 4 माशा की लौंगे उतारकर मुंह बोली बहन के हवाले किए जैसे थी। 4 माशा, ये माशा वजन है। 4 माशा के कान की उनकी लौंगे थी, वो लौंगे उतारकर, सोने की लौंगे उतारकर अपनी मुंह बेली बहन को दे दी कि बहन इसे बेच दो, और इससे जो जोड़ा है, जो दुपट्टा वगैरह है, जो सजावट का सामान है, वो ले आओ। तो देखिए कौन कौन सा सामान मंगाती हूं। तो उतार कर मुंह बोली बहन के हवाले किए जैसे तैसे करके शाम तक तोला भर गोखरू, 6 माशा सलमा सितारा, पाव गज नेफे के लिए टोल ला दे। टोल मैंने बताया था, टोल एक कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है मोटा। तो अब राहत आ गया, हो सकता है जल्दी ही अब बारात भी आ जाएगी, जल्दी ही शादी की तैयारियां भी होंगी। अब शादी की तैयारियां, राहत आ रहा है और जल्दी तैयारियां होंगी, तो उसके लिए सामान भी तो चाहिए। सामान के लिए पैसे कहां से आए? तो उन्होंने अपने कान की लौंगे उतार कर उसे बेच दी। और बेचने के बाद सजावट के लिए, रुपट्टे में और कपड़ों में सजावट के लिए गोखरू, ये चमकदार चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सजावट के अंदर, कपड़ों के अंदर रंग रोगन बढ़ाने के काम आती हैं। सलमा सितारा और नेफे के लिए टोल, नेफे के लिए कपड़ा कम पड़ रहा होगा, वो टोल इन्होंने कपड़ा मंगवाया। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पूंछ कर तैयार किया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा की मां का कमरा अपने हाथों से पोत डाला। चूने को पानी में भिगोकर और दीवारों पर पोत देते हैं तो वो पेंट का काम करता है। पुराने जमाने के अंदर घरों को चूने से ही पोता जाता था, और अब भी कई घरों के अंदर, गरीब घरों के अंदर, घरों को चूने से ही पोता जाता है। तो इन्होंने भी फटाफट चूना मंगवाया और चूने से घर की दीवारों को नई रंगत दे दी। कमरा तो चिट्टा हो गया, मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई। किसकी? कुबरा की। वो काम कुबरा के हिस्से में आया था। घर के सारे काम करती है वो अच्छी, तो चूना मंगवाकर, और चूने को घोलने के लिए हाथ डालना पड़ता है, उसको चलाने के लिए हाथ लग जाते हैं, और चूना इतना सख्त होता है कि अगर हाथों पे लग जाए तो हाथों की खाल उतर जाती है, छिल जाती है ऊपर से, और फिर उसमें जलन लगती है। यही हाल उस बच्चे के साथ हुआ। कमरा तो चिट्टा हो गया, चिट्टा यानी गोरा हो गया, साफ हो गया, लेकिन उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई थी। और शाम को जब वो मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरे सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे। यहां घर में ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे राहत से ही कुबरा की शादी होने वाली है। उनके जहन में नहीं था राहत के, न राहत के वालिद के, लेकिन घर में, यहां पर, इनके घर पर, बी आपा के घर पे उनकी बेटी और ये खुद भी, कुबरा भी सोचती थी कि राहत से ही उनका निकाह होने वाला है। उसी तरह उनकी खिदमत की तैयारी कर रही थी। तो हाथ जल गए थे उसके चूने से, हाथ छिल गए थे, जलन लग रही है। मसाला पीसा उसके अंदर, मिर्चें पीसी उसने, हल्दी पीसी, तो हाथों में जलन लग रही है, लेकिन परेशान है। अब परेशानी की 2 वजह बताई, एक तो हथेलियों की जलन और दूसरी राहत के आने की बेचैनी। जिससे शादी होने वाली, से निकाह होने वाला, वो घर पर आ रहा है, तो बेचैनी होना यहां पर लाजमी है। रात भर उसको नींद नहीं आई। हमीदा भी दुआ कर रही है, उसके लिए नमाज पढ़कर दुआ कर रही है कि किसी तरह मेरी बेटी की, मेरी बहन की शादी हो जाए।
हमीदा कहती है, अल्लाह, मेरे अल्लाह, अब तो मेरी आपा का नसीबा खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकत नफिल तेरी बारगाह में पढ़ूंगी। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। ये मन्नत मांग रही है कि अल्लाह, अगर मेरी बहन की शादी यहां पर हो जाए, राहत से हो जाए, तो मेरी बहन का नसीबा खुल जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो या अल्लाह, मैं 100 रकत नफिल नमाज आपकी बारगाह में अदा करूंगी। तो अल्लाह से ये फजर की नमाज के वक्त दुआ मांग रही है। यहां पर आप शिद्दत देखो, कोशिश देखो, घर का माहौल देखो, किस तरह का माहौल है, किस तरह की कोशिशें चल रही हैं। किसी न किसी तरह खुदा को राजी कर लिया जाए, किसी किसी ना तरह उस लड़की की शादी हो जाए। जहां पर शादी होना बहुत बड़ी बात है, रिश्ते आना बहुत बड़ी बात है। सुबह जब राहत भाई आए तो सुबह होने से पहले ही कुबरा मच्छर वाली कोठरी में जा छिपती। उनके घर में एक कमरा था, छोटा कमरा था। जब कुछ काम होता, घर में लोग इकट्ठा होते, कुबरा को देखने आते या कोई और मेहमान आते, तो कुबरा के लिए बैठने की वही जगह थी, कोठरी थी, और उसमें मच्छर बहुत ज्यादा थे, तो उसे हमीदा मच्छर वाली कोठरी कहा करती थी। अब घर में राहत भाई आ गए, उनसे निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है, तो उनके सामने आना वाजिब नहीं है। वो उनके सामने नहीं आती। जब तक वो घर में रहते हैं, वो तब तक उस कोठरी में या फिर रसोई के अंदर छिपी रहती थी जाकर। जब सिवैयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए, तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती हुई कुबरा कोठरी से निकली और झूठे बर्तन उसके उठा लिए। लाओ मैं धोऊं भी आपा, हमीदा ने शरारत भरे अंदाज से कहा। नहीं, वो शर्म से झुक गई। अब दोनों बहनों में हंसी मजाक भी हो रहा है। छोटी बहन है हमीदा, वो कहती है कि बियापा मैं धो दूं, बर्तन कुबरा ने ले लिए हैं। लेकिन उस छेड़ने के लिए हमीदा को ये काम नहीं करना था, सिर्फ अपनी बड़ी बहन को छेड़ने के लिए, उससे मजाक करने के लिए। तो बड़ी बहन मना कर देती कि नहीं। हमीदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टे में लप्पा टांकती रही। लप्पा, वो जो चीजें थी उनके पास, वो उसके तगाई जो टांके लगाने हैं उनको, वो फूल पत्तियों वाली चीजें उनके ऊपर, दुपट्टे के ऊपर लगाती रही, जिससे दुपट्टा खूबसूरत हो जाए और चौथी के अंदर बहुत खूबसूरत लगे। और मुस्कुराती भी रही दोनों बहनों की छेड़खानी देखते हुए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अब मेरी बेटी का निकाह हो जाएगा, शादी इसकी हो जाएगी। जिन रास्ते कान की लौंगे गई थी, उसी रास्ते फूल, पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। किस रास्ते? कर्ज के रास्ते। जैसे लौंगे बिकी थी घर का सामान खरीदने के लिए, अब राहत भाई आ गए हैं। राहत मियाँ के लिए तरह तरह के मेवे बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की नियामतें बनाई जा रही हैं। कभी कोफ्ते तले जाते हैं, कभी पराठे चले जाते हैं, कभी और उनकी चाहत का, उनकी मर्जी का पकवान बनाए जाते हैं। अब इतनी सारी नेमतें घर में पक रही हैं, गरीब घर है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो पैसा कहां से आएगा पकाने का? तो वो पैसा ऐसे आ रहा है कि कभी कान की पत्तियां चली जाती हैं, कभी गले का फूल चला जाता है, कभी पैरों की पाजेब चली जाती है। ये जो जेवर बचे हुए थे, वो जेवर धीरे धीरे इनकी अम्मा के बिक रहे हैं। और हाथों की 2 चूड़ियां भी जो मजले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थी, और धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां भी उनकी चली गई। 2 चूड़ियां उनके पास सोने की थी, वो चूड़ी कहां से मिली थी? वो चूड़ी मजले मामू ने उनको दी थी रंडापा उतारने पे। ये रंडापा उतारना क्या होता है? जब वो अपने शोहर के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठी हुई थी, 40 दिन की इद्दत में बैठी हुई थी, तो इद्दत से उठते वक्त ये यहां पर घर से कुछ ना कुछ आता है, जेवर वगैरह। वो जेवर 2 चूड़ियां इनके यहां पर मजले मामू के यहां पर सही थी। तो इद्दत की जो भी वक्त है, उस वक्त के बाद रंडापा उतारना कहा गया उसको, और उस वक्त उनको वो चूड़ियां मिली थी। वो चूड़ियां भी अब बिक गई थी इसके अंदर ही, खाने पीने की चीजें खरीदने में ही। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन रात राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते, भुना, पुलाव महकते। खुद सूखा निवाला पानी से उतारकर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाती। खूब खातिरदारी की जा रही है, किसी तरह खुश रखा जा रहा है कि दामाद साहब नाराज ना हो जाए, राहत मियाँ नाराज ना हो जाए। नाराज हो गए तो चले जाएंगे वहां, शिकायत करेंगे, तो फिर जो ये शादी होने वाली है वो शादी नहीं होने वाली। तो जैसे तैसे करके वक्त गुजार रहा था। हालांकि मैंने बताया कि इतने गरीब हैं कि खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, खुद सूखा निवाला खा रहे हैं, भूखे पेट गुजारा कर रहे हैं, पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन राहत के लिए वो तरह तरह की चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देखकर कहा करती, और वो सोचा करती, हम भूखे रहकर दामाद तो खिला रहे हैं, भी आपा सुध उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती है। निहार मुंह बिना पानी पीने, बिना घूट पानी पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं, दूध उठाती हैं ताकि मोटी मलाई जम जाए। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकालकर पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसका अपना हो जाएगा।
जो कुछ कमाएगा उसके हथेलियों पर लाकर रख देगा। यहां वो वजूहात भी बता रही हैं कि क्यों हो रहा है। राहत को तरह तरह की नेमतें खिलाई जा रही हैं, कोफ्ते, कबाब, भुना गोश्त उसको खिलाया जा रहा है, तरह तरह के पुलाव बनाकर उसको खिलाए जा रहे हैं। छोटी बेटी हमीदा जो बेचारी भूखी रहती है, छोटी बच्ची है अभी वो, तो उसको गुस्सा आना लाजमी है। उसको खाने को नहीं मिल रहा है चीजें, सिर्फ राहत भाई के लिए बनाई जा रही हैं, राहत के लिए इंतजाम हो रहा है। तो नाराज होती है, तो बड़ी माँ उसको समझाती है, उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटी जमाना खराब है, इस जमाने में दामाद की खिदमत करनी ही पड़ती है, तो नाराज मत हो। और फिर वो सोचने लग जाती है कि हम सब ये जो चीजें दामाद के लिए कर रहे हैं, कुबरा कर रही है, उसकी माँ कर रही है, हमीदा भी खिदमत में लगी हुई है, वो सब इसलिए कर रही है कि एक दिन वो इनका खुद का हो जाएगा, वो कमाई लाकर इनके हाथ में लाकर रख देगा, कुबरा के हाथ में रखेगा, वो कुबरा का शोहर बन जाएगा और फिर कुबरा की जिंदगी बदल जाएगी। ये सारी की सारी मेहनतें इसीलिए कर रहे हैं। कभी पराठे तलते हैं, उसके लिए दूध उठाते हैं ताकि मोटी मलाई हो जाए, उसके गंदे तकिए धोते हैं, बर्तन उनके लिए झूठे उठाते हैं, उसके कपड़े धो रहे हैं ये लोग। तो एक दिन, और ये कहते हैं कि उसका बस चले तो खुद की चर्बी निकालकर उसके पराठे बनाकर खिला दे, और खिलाए भी क्यों नहीं, एक दिन वो उसका अपना हो जाएगा, जो कुछ कमाएगा उसके हथेलियों पर लाकर रख देगा। इसी वजह से वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल टकेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी, तो ये ताना देने वालियों के मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा, और उस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता है। वही बात चल रही है कि एक ना एक दिन ये इनका शौहर हो जाएगा, इनके घर आ जाएगा, और फिर जितनी भी कमाई होगी ये अपनी कमाई इसको देगा। ये इस तरह से है कि जैसे फल देने वाला पौधा, अभी आज उसको सींचोगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे, वक्त के उसके ऊपर खाद दोगे, यानी जितना खर्च कर सकते हो, जो उसकी जरूरत है पौधे की वो करोगे, तो वो पौधा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो एक ना एक दिन उसकी डालियां फलों से लद जाएंगी, और फिर फलों का मजा कौन लेगा, उसको सींचने वाला, उसमें पानी डालने वाला, उसमें खाद देने वाला, उस पेड़ की खिदमत करने वाला। तो वही हाल यहां पर है। तो जैसे ही ये सोचती कि जब कभी ऐसा होगा, तो आज जो ताने दे रही हैं मोहल्ले की औरतें, वो जो मजाक उड़ा रही हैं कि देखो राहत के लिए क्या क्या हो रहा है, खुद के लिए खाने के लिए है, तो उस दिन वो मजाक उड़ाने वाली औरतों का मुंह बंद हो जाएगा। और इस ख्याल से ही ये हमीदा कहती है कि मेरी बी आपा कुबरा के लिए कह रही है, बड़ी बहन है कुबरा, इसकी चेहरे पर सुहाग खिल उठता, यानी सुहाग की जो खुशी होती है वो उसके चेहरे पर हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि बस मेरी शादी हो चुकी है, और शादी वाला जो खुशी होती है वो उसके चेहरे के ऊपर नजर आ रही है। कानों में शहनाइयां बजने लगती, और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तह करती हैं जैसे वो कुछ उनसे कहते हो। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बिसांदी बनियान और नाक से लुथड़े हुए रुमाल साफ करती, उनके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के खिलाफ पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों खाने चौकस नहीं बैठ रहा था। तो जब उनको ख्याल कि मेरे लिए हो जाएगा, मेरा शौहर बन जाएगा, और फिर जो भी कमाई होगी, जो भी इनका खुशियां होंगी, मेरी खुशियां भर जाएंगी, तो खुशी से इनके कानों सुहाग खुल उठता, कानों में शहनाइयां बज उठती। तो उसको ऐसा लगता कि ये तो खुद मेरे लिए सारे काम कर रहा है। तो बगैर कहे, राहत ने कभी इनसे नहीं कहा कि ऐसा करो, ये खुद और जोरदार तरीके से उसकी खिदमत करते। तो ये बताया कि उसके गंदे कपड़े धोते, प्रेस करते, तह करके रखते, नाक में सड़े हुए उसके रुमाल साफ करते, बिसांदी यानी बदबूदार बनियान, बिसांदी बनियान, पसीनों में बदबू से तर, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग में आया हुआ था, तो ज्यादा पसीना निकलने की वजह से उसके बनियान सड़ते थे, बहुत ज्यादा बदबू फैलाते थे। तो वो बनियान धोते, सड़े हुए मोजे उसके धोते, रुमाल साफ करते, गद्दे पर जो तकिया होता है, तकिए पर उसके तेल से चिपचिपा जाता था पूरा, इतना तेल वो लगाता था। वो चिपचिपाते हुए तेल से जो तकिए हैं उनके गिलाफ को साफ करती, उसके ऊपर स्वीट ड्रीम लिखती, काटती स्वीट ड्रीम ताकि उसको अच्छा लगे। लेकिन मामला चारों खाने चौकस नहीं बैठ रहा था, यानी जैसा चाह रही थी कुबरा की मां वैसा नहीं हो रहा था। वो सिर्फ खा पी रहा था, आता खाता, ट्रेनिंग के लिए करता, और उसकी तरफ से कोई इशारा नहीं हो रहा था कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूं या मैं शादी करना चाहता हूं। ना उनके घर से कोई खबर आ रही थी कि ये आपके घर में शादी करवा देंगे हम इसकी। तो चारों खाने चौकस नहीं बैठना मतलब फिट नहीं बैठ रहा था, मामला सही नहीं हो रहा था, जैसा चाहा गया था वैसा नहीं हो रहा था। राहत सुबह अंडे डटकर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता, और बी अम्मा के मुंह बोली बहन हकीमाना अंदाज में खुसुर फुसुर करती, हकीमाना दानिशवराना अंदाज में अक्लमंदी से बातें करती। वो वही है यही कि उसकी तरफ से कोई इशारा नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ सुबह अंडे खाता नाश्ते के अंदर, वो निकल जाता ट्रेनिंग के ऊपर, और शाम को आकर कोफ्ते खाता और खाकर सो जाता। अगर किसी से शादी करने की दिल में ख्वाहिश होती है
कोई बात दिल के अंदर होती है तो किसी ना किसी बात से वो जाहिर होती है, लेकिन यहां पर राहत की तरफ से किसी चीज का ज़ाहरा नहीं हो रहा था, मुजाहरा नहीं हो रहा था, कोई चीज पता नहीं चल रही थी कि राहत के मन में भी इनके लिए कुछ है या नहीं है। जबकि कुबरा कितनी मेहनत कर रही थी, जो कपड़े वगैरह धोना, उसके लिए तरह तरह के खाने बनाना, उसके कपड़े साफ करना, सारी चीजें ही कर रहे थे। तो खुसर पुसर शुरू हो गई। जो बड़े मुंह बोली बहन है वो आती और वो समझाती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। तो ये तावीलें पेश करती हैं। बड़ा शर्मीला है बेचारा, बी अम्मा तावीलें पेश करती हैं। तावीलें यानी बहाना है, वो कुछ बता नहीं रहा था, कुछ राहत की तरफ से पता नहीं चलता, तो बड़ी अम्मा जो थी, दूसरी बी अम्मा जो थी, वो बताती थी कि कुछ तो इसके मन से जाहिर हो। तो जो इनकी अम्मा है, कुबरा की अम्मा है बी अम्मा, ये तावीलें पेश करती, बहाने पेश करती, यानी राहत की तरफ खड़ी हो जाती, राहत का पक्ष लेती कि शर्मीला बच्चा है, वो ऐसे नहीं बोलेगा, बड़ा शर्मीला है। तो फिर वो बोलती मुंह वाली बहन, हाँ हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आंखों से, कुछ तो ऐसा लगे कि ये इनको चाहता है, कुबरा को चाहता है। लो, खुदा ना करे मेरी बेटी, मेरी लोंडी आंखें लड़ाए, इसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने, बी अम्मा ने फख्र से कहा। अब जब बात के ऊपर रंग ढंग से कुछ पता तो चले इसके, तो फिर वो पेश करती है कि अपनी बेटी की सफाई देती है कि मेरी बेटी बहुत ईमानदार है, पाकिज़ा है मेरी बेटी का आंचल तक किसी ने नहीं देखा है आज तक, तो मुझे अपनी बेटी के ऊपर फख्र है। तो फिर वो जो उनकी मुंह बेली बहन है वो कहती, आए तो पर्दा तोड़वाने की कौन कहे है। बी आपा पके मुहासों को देखकर उन्हीं बी अम्मा की दानिशमंदी या दूरअंदेशी की दाद देनी पड़ती। दूरअंदेशी मतलब दूर तक की सोचना, क्योंकि वो जो देख रही थी, इनकी मुंह बोली बहन थी, थोड़ी बुजुर्ग थी उम्र के अंदर, अच्छा और भला देखी हुई थी, चीजें देखी हुई थी जमाने के अंदर, क्या होता है कैसे होता है सब उनको पता था। यहां पर भी देख रही थी कि कोई वहां से जवाब नहीं आ रहा है, कोई नजरिया नहीं निकल कर आ रहा है, कोई इशारा नहीं मिल रहा है कि राहत के मन में क्या है। तो ये बात इनको ही मानना पड़ा, बी अम्मा को और बी आपा को भी, कि अक्लमंदी तो है इनके अंदर और इनकी दानिश्वरी की दाद देनी पड़ेगी, ये चीजें समझती हैं। फिर वही कहती हैं, अरे बहन तू सच में बहुत भूली है, ये मैं कब कहूं, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरी तो काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर बोली, वो जो मुंह बोली बहन है वो अब यहां पर मशवरा दे रही है, अपनी तरफ से सजेशन दे रही है कि क्या करना चाहिए। वही कहती हैं कि तुम्हारी बेटी पाकीज़ा है, पर्देदार है, तो मैं उसका पर्दा छुड़ाने की थोड़ी कह रही हूं, कोई बात नहीं, उसको पर्दे के अंदर ही रखो, उसको सामने मत लाओ। ये जो छोटी बहन है इसको आगे करो, ये पता करेगी उनके दिल का हाल कि उनके दिल में क्या है। तो ये कहती है छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद काम आएगी। वो मेरी तरफ से देखकर हंसी, छोटी बहन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उसके जरिए पता किया जाए कि मामला क्या है। अरियोंग चढ़ी, अरियो नकचड़ी, बहनोई से कोई बातचीत, कोई हंसी मजाक, ऊन अरी चलनी दीवानी। आए तो मैं क्या करूं खाला। खवातीन की आपसी बातचीत को पेश किया है, उनका तरीका पेश किया है कि किस तरह से वो बातें करती हैं। अफसाना है, लेकिन अफसाने के अंदर हकीकत की बयानी की गई, सच्चाई बयानी की गई कि इस तरह की बातें घरों के अंदर अमूमन होती रहती हैं। तो वो जो मुंह बोली बहन थी इनकी अम्मा की, वो कहती है कि अरे ओ नकचड़ी, बहनोई से कोई बातचीत करा कर, कोई हंसी मजाक किया कर, ओ अरी चल दीवानी, दूरी दूर रहती है, भागती रहती है बहनोई से, वहां जाकर कुछ बातचीत कर, जो पता चले उनका नजरिया क्या है। तो अब छोटी हमीदा, ये शरीफ है, ये भी इसको भी पता नहीं क्या है, तो बोलती है अरे तो मैं क्या करूं खाला। तो वो कहती है राहत मियां से बातचीत क्यों नहीं करती, भाई हमें तो शर्म आती है। छोटी हमीदा कह रही है। आए हाय, वो तुझे पहाड़ी तो खाएगा, बी अम्मा चिढ़कर बोलती। नहीं तो मगर फिर उसके बाद हमीदा के मुंह से लफ्ज नहीं निकलते, खामोश हो जाती है, क्योंकि उसने भी, हमीदा ने कोशिश नहीं की कभी, छोटी बहन ने पता करने की कोशिश नहीं की कि उनके मन में क्या है। बस खाना खिलाने से मतलब, जाते और खाना रख के उसके सामने आ जाते खामोशी से। मैं लाजवाब हो गई। लाजवाब मतलब जिसके पास कोई जवाब नहीं हो। अब जब ये लाजवाब हो गई तो फिर मिस्कूट हुई। मिस्कूट सलाह मशवरा, खुफिया साजिश, खुफिया सलाह को मिस्कूट कहते हैं। अब उन दोनों के अंदर, बी अम्मा के अंदर और उनकी मुंह बोली बहन बी आपा के अंदर, किसी तरह प्लान बनाया उन्होंने। चाहती थी कि राहत का मुंह खुले, राहत की तरफ से कुछ जवाब आए, कुछ पता चले कि राहत के दिल में कुबरा के लिए मोहब्बत है या नहीं है, वो उससे निकाह करना चाहता है या नहीं है, या ऐसे ही फिजूल खर्ची होती चली जा रही है, ऐसे ही मामला सारा का सारा बिगड़ता चला जा रहा है। तो उन दोनों में मिस्कूट हुई। बड़ी सोच विचार के बाद खली के कबाब बनाए गए। खली के कबाब थोड़ा चिकनाई के अंदर लगे हुए कबाब होते हैं, खली के कबाब इनको बोलते हैं, चने वगैरह के साथ बनाए जाते हैं ये।
और बड़े लजीज होते हैं कबाब ये तो, और महंगे भी होते हैं। तो अब ये तरीका तय हुआ कि खली के कबाब बनाते हैं। हो सकता है कबाब पसंद आए इसको, और वो कबाब खाने के बाद कुछ अपने मन से जाहिर करे, और फिर कुबरा को कबाब, हमीदा को कबाब लेकर उसके पास भेजा जाएगा कि हमीदा कुछ पता करे कि उसके दिल में क्या है। आज बियापा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी। जो कुबरा है उसके बारे में बात हो रहा है, हमीदा कह रही है कि आज बियापा ही बार बार मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनको ही पता था कि आज ये साजिश कर रही हैं दोनों बड़ी अम्माएं मिलकर, और कुछ ना कुछ उसके मुंह से उगलवा कर रहेंगी आज। चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। छोटी बहन को समझा रही है कि बात हो गई है हमारी, और अब काम आगे बढ़ाया जाएगा, खली के कबाब के जरिए बात को निकलवाया जाएगा, तुम्हें लेकर जाना है खली के कबाब, लेकिन हंसना नहीं। अगर तुम हंस गई तो राज समझ जाएगा कि ये लोग कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ बातें अंदर कर रहे हैं। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। खाना खा लीजिए, मैंने चौकी पर खाने की सीनी रखते हुए कहा। अब हमीदा राहत के पास कबाब लेकर चली गई है। खली के कबाब हैं, बड़े लजीज कबाब हैं, उसको खिलाने के लिए ले गए, और चौकी पर खाने की सीनी मतलब यहां पर खाने की थाली है, गोल थाली बड़ी, उसको सीनी या शीनी कहा जाता है। तो उस सीनी को लेकर गई और उसके सामने चौकी पर रख दिया। फिर झोपड़ी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। मेरा दिल धक धक करने लगा। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं। खन्नास यानी शैतानी, खन्नास शैतान को कहते हैं। तो ये खाना तो ले गई, अब खाना खिलाने से पहले हाथ धुलाने थे, तो वहां चौपटी पे के ऊपर लोटा रखा हुआ था, लोटे से उन्होंने हाथ धुलाए। तो राहत ने अपनी शैतानी नजरों से उसको देखा, ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा उसको कि वो डर गई और लोटा छोड़कर वहां से भागी अपने कमरे के अंदर। फिर वो कहती है कि कितनी शैतानी आंखें हैं, खन्नास आंखें हैं। जा निगोड़ी, देख तो सही हो कैसा मुंह बनाता है, अय हाय सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बी आपा कह रही है उसको, जो बी अम्मा की मुंह बोली बहन है, वो कहती है तू भागकर आ गई, जा देख तो सही क्या कर रहा है, वो कैसे खा रहा है, पता तो चले क्या बात है। बी आपा ने एक बार मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में इल्तिजा थी। अब बी आपा जो इनकी बहन है वो इनकी तरफ देख रही है, उनकी आंखों में इल्तिजा थी। इल्तिजा यानी गुजारिश, वो चाहती थी कि वो भी हमीदा उनके यहां पर जाए, जबकि हमीदा भी भागकर आ गई थी, अब हमीदा को जाना ही पड़ेगा। लुटी हुई बारातों को गुबार था। चौथी के जोड़े की मानिंद उदासी में सर झुकाए फिर खंबे से लगकर खड़ी हो गई। अब जब उन्होंने देखा, बड़ी बहन ने छोटी बहन से इल्तिजा की कि चली जा देख तो सही, तो छोटी बहन को उनकी आंखों के अंदर इल्तिजा नजर आई, लुटी हुई बारातों का गुबार नजर आया। लुटी हुई बारातें, वो बारातें जो मुकम्मल नहीं हो पाई, अपनी हद को ना पहुंचाई, अपने कामिल नहीं हो पाई, वो अधूरी बारातों को लुटी हुई बारातें यहां पर कहा गया है। चौथी के जोड़ों की मानिंद उदासी थी। चौथी के कौन से जोड़े? वो जोड़े जो तैयार तो हो जाते हैं लेकिन चौथी में काम नहीं आते, क्योंकि चौथी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ नाम के चौथी के जोड़े रह गए थे। कुछ वक्त बाद वो चाले के बना दिए जाते थे, कुछ वक्त बाद वो आगे वाले किसी और फंक्शन के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए रख दिया जाता था। तो वो उदासी उन जोड़ों के अंदर नजर आ रही थी। वही उदासी हमीदा को अपनी बहन कुबरा के अंदर नजर आई, कुबरा के चेहरे के ऊपर नजर आई। तो वो फिर मायूसी के अंदर, क्योंकि उसकी खन्नास आंखों से डर के अभी आ गई थी, वो शैतानी चेहरे से उसके डर के आ गई थी। सर झुकाए फिर से खंबे के पास जाकर राहत मियां के सामने जाकर खड़ी हो गई। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ ना देखा। खली का कबाब देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कह लगाऊं कि वाह जी दुल्हा भाई, खली के कबाब खा रहे हैं, मगर जानू मेरा नरखरा किसी ने दबोच लिया हो। नरखरा ये गले की हड्डी, गले की ये नस जहां से आवाज आती है। बोलने की कोशिश करी, छेड़ने की कोशिश करी कि किसी तरह से अपने होने वाले दुल्हा भाई को छेड़ूं, मैं अपने बहनों से मजाक करूं, हंसी मजाक करूं, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उनसे मजाक करने की। नरखरा दबोचना यानी आवाज ना निकलना, नरखरा सांस लेने की नली। बी अम्मा ने जलकर मुझे वापस बुला लिया और मुंह ही मुंह में मुझे कोसने लगी। अब बी अम्मा ही बाहर खड़ी हुई सारा माजरा देख रही थी। उनको ही लग रहा था ये हंसी मजाक करेगी और कुछ ना कुछ बात निकलवा लेगी, लेकिन नहीं निकलवा पा रही थी। हमीदा की हिम्मत नहीं हो रही थी, बोलना चाहती थी, लेकिन मुंह दबा लिया गया था किसी के जरिए, आवाज ही बाहर नहीं निकल रही थी इसकी। तो अम्मा नाराज हो गई, इसको बाहर बुला लिया कि बाहर आ जा तू। अब मैं उनसे क्या कहती कि वो तो मजे से खा रहा है कमबख्त, कहने के लिए कोई जबान था, वो भी चुपचाप खा रहा था, जरा सी जबान नहीं। राहत भाई को कोफ्ते पसंद आए? बी अम्मा के सिखाने पर मैंने पूछा। जवाब नदारत, बताइए ना। अब बी अम्मा ने उसको बाहर बुलाया था, फिर सिखा के भेजा कि इस तरह से जाके बात कर, इस कोफ्तों की तारीफ करवा उनसे।
तो वो जाके पूछती है, राहत भाई कोफ्ते पसंद आए? लेकिन वो चुपचाप खा रहा है, जवाब नदारद यानी जवाब गायब, खामोश बैठा हुआ है, बस खाने से मतलब है, उसको खाया जा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर दोबारा पूछती है, बताइए ना। अरे ठीक से जाकर पूछ, बी अम्मा ने ठोका दिया। वो बाहर से सारी बातें सुन रही हैं, खंबे के पास खड़ी हुई है दलान के बाहर और पूछ रही है, लेकिन जवाब नहीं आया। तो इन्होंने फिर पीछे से उसको धक्का मारा कि ठीक ढंग से पूछ अंदर जाके। तो फिर जवाब आता है, आपने लाकर दिए और हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे वाह रे जंगली, बी अम्मा से ना रहा गया। बी अम्मा बाहर सुन रही हैं, उनको गुस्सा आ गया इसका जवाब सुन के। वो कहता है कि आपने लाकर दिए और हमने खाए, मजेदार ही होंगे। अरे भाई खा रहा है तो सही ढंग का जवाब तो दे, वहां पर पता तो चले उनको कि कबाब कैसे बने हैं, कुछ जवाब तो उनको मिले। उल्टा ऐसा जवाब दिया कि बी अम्मा को गुस्सा आ गया और वो कहती है, अरे वाह रे जंगली, बाहर ही आवाज लगा रही हूं। हालांकि ये अभी राहत को सुनाई नहीं दे रही, वो खुद की बात है उनकी। तुम्हें पता ही नहीं चला क्या मजे से खली के कबाब खा गए? ये हमीदा कहते ही राहत से। तो राहत, खली के? अरे तो रोज काहे के होते हैं, मैं आदी हो चुका हूं खली और भूसा खाने के। अभी खली का मतलब दूसरा खली, जो जानवरों को खिलाने वाली खली होती है, वो समझ रहा है। तो कहता है मैं तो यहां पर रहकर खली और भूसा खाने का आदी हो चुका हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या खली है क्या भूसा है। तो आप बात देखिए उसकी कितनी नालायकी से बात कर रहा है। बी अम्मा का मुंह उतर गया। बी आपा की झुकी हुई पलकें ऊपर न उठ सकी। दूसरे रोज बी आपा ने रोजाना से दुगनी सिलाई की और फिर जब शाम को मैं खाना लेकर गई तो बोले, कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। अब राहत की तरफ से बातें आ रही हैं, राहत का मुंह खुल रहा है धीरे धीरे। अब कल खली के खवाब खिलाए गए थे, लेकिन उसने उल्टा जवाब दिया कि मुझे पता नहीं चलता कि रोज क्या खाता हूं मैं, जो भी मिलता है वो खा लेता हूं। अम्मा को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपना सिलाई का काम जारी रखा। आज उन्होंने दुगनी सिलाई करी। क्यों? गुस्से ही गुस्से में, गुस्सा आ रहा था उनको कि हम इतनी मेहनत से इसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं और इसको कुछ कदर ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा हमारी चीजों को ये। तो उन्होंने दुगनी सिलाई की। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन शाम को वो खाना लेकर गई फिर से हमीदा। तो आज वो खुद पहले से बोलता है, कहता है कहिए आज क्या लाई हैं? आज तो लकड़ी के बुरादे की बारी है। तो हमीदा कहती है, क्या हमारे यहां का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने जलकर कहा, यह बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। इस तरह का जवाब वो दे रहा है, जबकि वो उसके लिए नेमतें बना रहे हैं, अपनी तरफ से कोफ्ते बना रहे हैं, कबाब तले जा रहे हैं उसके लिए, ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो ये खुद नहीं खा सकते। रूखी सूखी खाकर ये अपना पेट भर रहे हैं और उसके लिए तरह तरह की नेमतों का इंतजाम कर रहे हैं और उसके लिए अपने जेवर तक बेच दिए हैं। बी अम्मा ने सारे जेवर उनके इसके खाना खिलाने के अंदर जा चुके हैं, लेकिन यह है कि इसको कदर ही नहीं है। कहता है कि कभी कबाब खिलाते हो खली के, कभी भूसे की तरकारी खिलाते हो, कभी लकड़ी का बुरादा खिलाते हो। यह बात सुनकर हमीदा कहती है कि मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा के इसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जोशांदा नसीब नहीं और इसे दूध मलाई निकलवाएं। मैं भिन्ना कर चली आई। गुस्सा आ गया हमीदा को, और सही बात है, जाहिर सी बात है, गुस्सा आएगा ही। इतनी मेहनत उसके पीछे कर रहे हैं और इसको कोई कदर नहीं है और उल्टे सीधे जवाब और दे रहा है। बी अम्मा की मुंह वाली बहन का नुस्खा काम आ गया और राहत ने दिन का ज्यादा हिस्सा घर ही में गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन अब इसके बाद से राहत के अंदर ये बदलाव आया कि पहले ये घर में आता था, सुबह नाश्ता करता था और उसके बाद ये शाम को ही वापस घर में घुसता था, दिन भर ये बाहर ही रहता था। लेकिन अब जब हमीदा को खाना लेकर भेजा और हमीदा ने बातचीत की उससे, तो उसकी नेचर में थोड़ा बदलाव नजर आया, तबीयत थोड़ी बदल गई उसकी। अब वो घर में ज्यादा वक्त गुजारने लगा। और ये उनकी जो मुंहबोली बहन है उनका नुस्खा था कि घर में रहेगा तो कुबरा से बातचीत होगी, कुबरा से निगाहें मिलेंगी तो थोड़ा बात आगे बढ़ेगी, रिश्ते की बात कर ली जाएगी। लेकिन ये कुबरा के लिए नहीं, ये हमीदा के लिए रुकने लग गया था। हमीदा की तरफ इशारे कर रहा है अब ये। बी आपा तो चूल्हे में झुकी रहती, बी अम्मा चौथी के जोड़े सिया करती और राहत की गलीज आंखें तीर बनकर मेरे दिल में चुभा करती। गलीज यानी गंदी। गंदी नजरों से उस छोटी बच्ची को ये हमीदा को देखा करता। हालांकि वो भी जवान हो रही थी, लेकिन शादी इसके कुबरा से होनी थी, तैयारी कुबरा से होने की हो रही है, लेकिन इसकी नजरें इसके हमीदा के चेहरे के ऊपर रहती, हमीदा के जिस्म के ऊपर रहती। तो ये कहती है कि उसकी गंदी आंखें तीर बनकर मेरे दिल में चुभा करती थी। बी आपा जो है बहन, वो अपनी रसोई में लगी रहती, अम्मा जो है वो सिलाई के लिए बाहर चौके पर बैठी रहती, घर में मैं अकेली रहती और ये मुझे ही घूरा करता। बात बे बात छेड़ना, खाना खिलाते वक्त कभी
पानी तो कभी नमक के बहाने से, और साथ साथ जुमलाबाजी, बार बार बुलाना और फिर जुमलाबाजी करना। मैं खिसियाकर बी आपा के पास जा बैठी। जी चाहा कि किसी दिन साफ कह दूं कि मैं किसी की बकरी और कौन डाले दाना घास। ये यहां पर कहावत का इस्तेमाल किया है, किसी की बकरी और कौन डाले दाना घास। यानी कहा गया है कि किसी कोई और मालिक है, किसी और की चीज है, और दूसरे को उसकी कदर करनी पड़ रही है, दूसरे को उसको देखना पड़ रहा है। कुबरा के लिए रिश्ता देखा गया है राहत का, तो कुबरा की खातिरदारी, राहत की खातिरदारी कुबरा को करनी चाहिए, खिदमत कुबरा को करनी चाहिए। लेकिन वो तो छिपी रहती है, मच्छर वाली कोठरियों में बैठी रहती है, और यहां पर हमीदा को उसके सामने पेश किया जाता है, बार बार चीजें लेकर उसके सामने भेजा जाता है। और ये हालत हो रही है कि वो हमीदा से जुमलेबाजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, तरह तरह से बुलाने के बहाने ढूंढता है, उसके पास जाने के बहाने ढूंढता है। तो हमीदा को गुस्सा आता है कि मैं जाकर बोल दूं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम देखो और तुम जानो। लेकिन अपनी बहन से, अपनी अम्मा से बोलने की हिम्मत इसकी नहीं होती। ए बी, मुझे तुम्हारा बेल ना थामा जाएगा। मगर बी आपा के उलझे हुए बालों पर चूल्हे की उड़ती हुई राख नहीं, मेरा कलीजा धक से हो गया। उन्होंने कहना चाहती थी, कहने के लिए गई भी, लेकिन जब बी आपा का चेहरा देखा, उलझे हुए बालों पर सफेदी देखी, तो उसको लगा कि ये चूल्हे की राख होगी। लेकिन जब साफ किया तो वो चूल्हे की राख नहीं थी, बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। जवानी खिसक रही थी आगे, बुढ़ापा नजदीक आ रहा था। और कुंवारी लड़की के लिए सफेद बाल आना, शादी से पहले सफेदी छा जाना, वो बहुत गम और दुख की बात थी। शादी हो जानी चाहिए थी उसकी अब तक की तो, लेकिन शादी नहीं हुई थी। तो ये देखकर ही कहती, मेरा कलेजा धक से रह गया। कलेजा धक से रहना, घबरा जाना, ठपक जाना, थमक जाना। डर गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है, बुढ़ापा उसका नजर आने लग गया। मैंने उसके सफेद बाल लटके नीचे छुपा दिए। नाज जायज कमबख्त नजले का, बेचारी के बाल पकने शुरू हो गए। और फिर छोटी बहन बात को बनाने की कोशिश करती है कि नजले की वजह से मेरी बहन के बाल सफेद हो गए। नजले की वजह से भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो नजले को गाली बकती है कि नाच जाए, नाच जाए, मतलब वो सत्यानाश हो जाए उसका। ये गाली है यहां पर इस कमबख्त नजले का। नजला बीमारी है, जुकाम, तो बेवक्त बाल पक रहे हैं। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। वो बहन के पास बैठी हुई है, थोड़ा उसके बाल वगैरह देख रही है, परेशान है। इसी वक्त राहत की फिर आवाज आती है, वो हमीदा को पुकारता है। ओहो, मैं जल गई। बड़ी आपा ने जो पलटकर कटी हुई मुर्गी की तरह देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। अब वो नहीं जाना चाहती, लेकिन कटी हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ाती हुई, बेचैन, जिसके दिल में इस्तकलाल नहीं हो, करार नहीं हो दिल के अंदर, उसे कटी हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ाते हुए कहा जाएगा। तो बहुत सारी कहावतों का इस्तेमाल किया है, आम बोलचाल के मुहावरों का इस्तेमाल किया है, आम बोलचाल का इस्तेमाल किया है, जिससे कहानी दिलचस्प बन जाए और पढ़ने वाले को उसके अंदर दिलचस्पी बनी रहे, मजा आता रहे। तो कटी मुर्गी की तरह देखा बड़ी बहन ने, तो फिर उसको जाना ही पड़ा। जाती है तो राहत कहता है, आप हमसे खफा हो गई। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? अब जब बड़ी बहन के पास आ गई तो बड़ी बहन पूछती कि क्या कह रहे थे? आपा ने शर्म हया से घुटी हुई आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी कि अब क्या कहे, क्या बताए। उसने हाथ पकड़ लिया, उस जालिम ने, उसका, शैतान ने, और उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। कह रहे थे कि किसने पकाया खाना। अब वो बातें बनाती है अपनी बहन को खुश करने के लिए कि मेरी बातों से बहन खुश हो जाए। वाह, जी चाहता है कि खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओहो नहीं, बल्कि उसको चूम लूं, खा लूं नहीं, उसको चूम लूं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। अब ये बातें राहत ने नहीं कही थी, लेकिन हमीदा अपनी बहन कुबरा से कह रही है, बी आपा से कह रही है कि ताकि उसके दिल को तसल्ली आ जाए कि हाँ, वो मेरे बारे में भी राहत बात कर रहा है, उसे मेरा भी ख्याल है। जबकि असल में ऐसा नहीं था, राहत को इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिये की बिसांद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। बहन का खुरदरा हाथ है, दिन भर काम करती रहती है, कपड़े धोती रहती है, मसाले पीसती है, तो हल्दी धनिये की बदबू उसके कपड़ों में, उसके हाथों में बसी हुई है। खुरदुरे हाथ हो गए हैं काम की वजह से, मेहनत की वजह से। तो छोटी बहन ने बड़ी बहन का हाथ थाम लिया, क्योंकि अभी उसने झूठ बोला था। अब झूठ बोलने के बाद अब उसको अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या कहे मुंह से। तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, रोने लगती है। अब सोच रही है, ये हाथ, मैंने सोचा सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं और साफ करते हैं। ये बेकस गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। उसकी गुलामी कब खत्म होगी? क्या उनका कोई खरीदार ना आएगा?
क्या उन्हें कभी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या उनमें कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या उनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं। अब ये उसी मसले की तरफ आ रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कि शादी हो पाएगी ना हो पाएगी। मायूसी और नाउमीदी इनके घर के ऊपर छाई हुई है, माहौल में छाई हुई है। पूरी कोशिश कर रही है इनकी माँ, वालिद थे तब भी उन्होंने कोशिश की थी पूरी, लेकिन किसी तरह इनका रिश्ता नहीं बैठ रहा है। जबकि बहुत मेहनती लड़की है, शरीफ है, इज्जतदार घर से है, लेकिन गरीबी की वजह से कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई ताल्लुक इसका नहीं हो पा रहा। अब छोटी बहन सब चीजें जानती है, घुटी घुट के मन में घुट रही है, उसका मन खराब हो रहा है, चीखना चाह रही है, रोना चाह रही है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, खुलकर रो भी नहीं सकती, क्योंकि दिलासा, झूठा दिलासा सबने अपने मन में पाल रखा है कि किसी तरह इसकी शादी, कुबरा की शादी हो जाएगी। और क्या कह रहे थे? अभी बड़ी बहन का ध्यान उन्हीं की तरफ है, छोटी अपने ख्यालों में डूबी हुई है। बी आपा के हाथ तो इतने खुरदुरे थे, पर आवाज इतनी रसीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते तो, मगर राहत के कान न थे, न नाक, बस दोजख जैसा पेट था। अब वो सोच व ख्यालों में डूबी हुई थी। इतनी देर में उससे पूछा बड़ी बहन ने कि और क्या कह रहे थे, तो अपना ख्याल में जो डूबी हुई थी छोटी बहन हमीदा, उसके ख्याल टूटते हैं। तो कितनी मीठी आवाज उसके कानों के अंदर अपनी बहन की आई है। तो वो कहती है कि बहन के हाथ तो खुरदुरे हैं, मसाले की वजह से, दूसरे कामों की वजह से सख्त हो गए उसके हाथ, लेकिन उसकी आवाज बहुत मीठी है। और अगर ये आवाज राहत के कानों में चला जाए तो वो इसके ऊपर फिदा हो जाए, लेकिन राहत के कान नहीं है, राहत सुनना नहीं चाहता, राहत की आंखें भी नहीं है, वो देखता भी नहीं है कि क्या हो रहा है उसके लिए, कितनी खिदमत ये लोग कर रहे हैं। उसका तो पेट है, बस खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, और कोई उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। और कह रहे थे कि अपनी बी आपा से कहना कि इतना काम ना किया करें और जोशांदा पिया करें। चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। अरे चुप मुर्दार। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। मुर्दार एक तरह से गाली है, लेकिन यहां पर प्यार से इस्तेमाल किया गया है मुर्दार। मरे हुए को कहते हैं मुर्दार, लेकिन यहां पर अपनी बहन के लिए इस्तेमाल किया है, प्यार से इस्तेमाल किया है बड़ी बहन ने। छोटी बहन उसको छेड़ रही है और बड़ी बहन उससे कहती है कि तू चुप रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया, जबरदस्ती मुंह बंद कर दिया। देख देख, तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दिया, पर देख तुझे मेरी कसम मेरा नाम न लीजो। अब इसने, कुबरा ने, जो स्वेटर बुनना भी जानती है, बुनाई जानती है, एक स्वेटर बनाया है, खुद के लिए जरूरत थी, इसको बनाया होगा, लेकिन अब बन गया है तो ये राहत को देना चाहती है। छोटी बहन से कहती है जाकर स्वेटर राहत को दिया, लेकिन कसम देती है उसे कि राहत के सामने मेरा नाम मत लियो, बताइए मत कि उसको किसने दिया है ये। नहीं भी आपा, उन्हें ना दो स्वेटर, तुम्हारा इन मुट्ठी भर हड्डियों के स्वेटर की कितनी जरूरत है। मैंने कहना चाहा पर ना कह सकी। बहन से कहना चाहती थी कि ये स्वेटर तो आप पहन लो, कमजोर हो गई हो, सर्दी की वजह से आपकी हड्डियां बाहर आ रही हैं, कमजोरी की वजह से परेशान रहती हो, बीमारी लग जाएगी, आपको बुखार रहता है। तो कहना चाहती थी सारी बातें, लेकिन बहन के ताजीम के अंदर वो बातें नहीं कह सकी। फिर कहती है आप अभी तुम खुद क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या जरूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलसन रहती है, झुलसन यानी गर्मी, कि मुझे जरूरत नहीं है इस स्वेटर की, चूल्हे के पास दिन भर रहती हूं, यहां पर वैसी गर्मी रहती है, तू जाकर ये राहत को दे आ। स्वेटर लेकर राहत के पास आ गई। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक आईब्रो शरारत से ऊपर तानकर कहा, यह स्वेटर आपने बनाया है? और बड़ी छोटी बहन जवाब देती, नहीं तो। आईब्रो ऊपर करके, और वो शरारत करता उससे कि आपने बनाया हमारे लिए। तो ये मना कर देती कि नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो भाई हम नहीं पहनेंगे। ये भी मजाक कर रहा है कि अगर आपने नहीं बनाया है तो हम नहीं पहनेंगे। यहां पर नजरिया दिख रहा है कि राहत का नजरिया छोटी बहन की तरफ झुका हुआ है, वो छोटी बहन से तरफ माइल हो रहा है ज्यादा, बड़ी बहन की तरफ नहीं है। तो जब उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं पहनेंगे, शरारत कर रहा है, लेकिन इसको फिर गुस्सा आ जाता। हमीदा गुस्से वाले, थोड़ी छोटी है। मेरा जी चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। फिर कहती है, मन ही मन में कह रही है बातें, कमीने मिट्टी के थोदे, ये स्वेटर उन हाथों ने बनाया है जो जीते जागते गुलाम हैं। थोदे यानी ढेर। गाली दे रही है उसको, मन ही मन के अंदर गुस्सा आ गया है। वो कहता है कि नहीं, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन ये इसको इस बात का अफसोस है कि इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं राहत के लिए, लेकिन अभी तक इसका नजरिया यही है कि ये मेरी तरफ झुकाव दे रहा है, बहन की तरफ का जरा भी ख्याल नहीं है। तो ये कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, अपने मन ही मन में सोचती है, कमीने मिट्टी के तोदे, मिट्टी के ढेर, ये स्वेटर उन हाथों ने बनाया है जो जीते जागते गुलाम हैं, वो गुलामी कर रहे हैं इसकी।
राहत के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं, उसकी आराम के इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जिस तरह से गुलाम लगे रहते हैं दिन रात, उसी तरह से कुबरा लगी रहती है उसके लिए। तो ये हमीदा कह रही है अपनी बहन के लिए कि ये स्वेटर उन हाथों ने बनाए हैं जो जीते जागते तुम्हारे गुलाम हैं। इसके एक एक फंदे में किसी नसीब जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हैं। ये उन हाथों का बना हुआ है जो नन्हे पगोड़े झुलाने के लिए बनाए गए हुए हैं। नन्हे पगोड़े, नन्हे झूले, छोटे छोटे बच्चों के झूले जलाने के लिए। उनको थाम लो गधे, गधे कहीं के, और ये दो पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव को बचा कर ले आएंगी। चाहती है कहना सारी बातें कि ये तुम्हारी हर मुश्किलों को आसान कर देगी, हर परेशानियों में कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगी। तुम्हारे बच्चों के झूले झुलाने के लिए हाथ बंधे हैं, तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। तो इसके हाथ थाम लो, इससे निकाह कर लो, इससे शादी कर लो। ये सितार की गत ना बजा सकेंगे, मणिपुरी और भरतनाट्यम की मुद्रा ना दिखा सकेंगे। यानी तुम्हारे लिए तरह तरह के स्वांग बनाने के लिए नहीं बनाई गई है, ये मेहनत के लिए बनाई गई है। ये लड़की, ये तुम्हें डांस नहीं दिखाएगी, ये पियानो की धुन नहीं बजाएगी, तुम्हें गाने नहीं सुना सकती है, लेकिन तुम्हारी खिदमत के लिए दिन रात तुम्हारे लिए तुम्हें ताकतवर कर देगी, सेहतमंद बना देगी, तुम्हारी तरक्की के लिए दुआएं करेगी, तरक्की के लिए तुम्हारे लगी रहेगी। इन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया है, इन्हें फूलों से खेलना नसीब नहीं हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हों की आंच सहते हैं। तुम्हारी गिलाजतें यानी गंदगी, जो नाक वगैरह की और उसकी बताई थी रुमाल की गंदगियां जो इसकी थी, बनियान जो इसके गंदे थे, मोजे जो इसके गंदे थे, वो गिलाजतें सारी की सारी साफ करती हैं। तुम्हारी गिलाजतें धोते हैं ताकि तुम उजले चिट्टे बगला भगती का ढोंग रचाए रहो। बगला भगती जाहिरी में नेक, बातिन में शरीर, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बगला भगत इसको कहा जाता है जो दिखने में कुछ और होता है और असल उसकी कुछ और होती है। तो उसके कपड़े साफ करते हैं कि तुम बाहर से साफ दिखो, जबकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है। दिल तुम्हारा शैतान का है, आंखें तुम्हारी शैतान की हैं, अंदर शैतानियत तुम्हारे दिल के अंदर सवार है, दिल काला है, लेकिन ये तुम्हें उजला कर देगी ऊपर से ताकि तुम सबको सही रखो। मेहनत ने उनमें जख्म डाल देते हैं, उनमें कभी चूड़ियां नहीं खनकती हैं, इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा है, मगर मैं चुप रही। ये सारी बातें वो कहना चाहती है हमीदा। स्वेटर देने गई थी लेकिन स्वेटर देने से इनकार किया। बहुत सारी चीजें उसके मन के अंदर है, बहन के लिए ख्यालात हैं, राहत के लिए भी उसके मन में जहर है, लेकिन क्या कहे वो, क्या कहे। अगर कुछ मुंह से निकाला तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे और फिर वो रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो कहती है मगर मैं चुप रही। बी अम्मा कहती हैं मेरा दिमाग तो मेरी नई नई सहेलियों ने खराब कर दिया है। अब चूंकि तेज है थोड़ी, हक की बात करती है, सच्चाई की बात करती है, देख रही है घर में क्या हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो हो रहा है वो खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, सारी चीजें देख रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि नई सहेलियों ने हमीदा का दिमाग खराब कर दिया है। वो मुझे कैसी नई नई बातें बतला करती हैं, कैसी डरावनी मौत की बातें, भूख और काल की बातें, धड़कते हुए दिल के एकदम चुप हो जाने की बातें। ये बातें हमीदा से उसकी सहेलियां करती हैं। ये सच्चाई की बातें करती है कि किस तरह से इंसान की जिंदगी है, किस तरह से मौत है, क्या सही है क्या गलत है, नई दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो सारी बातें हमीदा को पता है और वो उसको उसकी सहेलियों से पता चला है जो नए दौर से जुड़ी हुई हैं, नए जमाने की तरफ इशारा कर रही हैं, इत्तला कर रही हैं। तो क्योंकि उसके मिजाज में तेजी है तो चाहते हैं इसको दूर रखा जाए, इससे कम से कम बात ये राहत से करे। ये स्वेटर तो आप ही पहन लीजिए, देखिए आपका कुर्ता कितना बारीक है। ये यहां पर कमीनापन दिखाया जा रहा है राहत का कि वो स्वेटर खुद नहीं पहन रहा और उसके बाद इशारा करता है कि स्वेटर आप पहन लो, आपका कुर्ता कितना बारीक है। वो उसका कुर्ता, उसके कपड़े देख रहा है, बारीक कपड़े देख रहा है उसके। तो यहां पर उसके दिमाग की शैतानियत बताई गई है। जंगली बिल्ली की तरह उसने उसका मुंह, नाक, ग्रेबा और बाल नोच डाले और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी अम्मा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पोंछती मेरे पास आ बैठी। अब वो इतना गुस्सा हो गई कि उसके बाल नोचकर राहत के ये बाहर आकर हमीदा बैठ गई। बी अम्मा भी उनके पास आ गई। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा। अब वो पूछ रही हैं बी आपा कि राहत बोले कुछ। बी आपा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं, मैंने सोचा आज सब कुछ बता दूं, जो उसकी हरकत है राहत की, जो नजरिया है इसकी तरफ।
किस तरह से उसकी छेड़खानी करता है, बात बात में बुलाता है, कभी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कभी उसके बारीक कपड़ों को झांकने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहती है चाना कि राहत भाई बड़े खराब आदमी है, बता दूं, लेकिन उसका मुंह फिर नहीं खुलता। अब बताने की कोशिश की, बताया कि इसके आगे की बातें बता दूं, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाई, सिर्फ इतना ही बोली कि राहत भाई बड़े खराब आदमी है। क्यों? वो मुस्कुराई। बी आपा के बारे में बात हो रही, बहन इसकी कुबरा मुस्कुरा पड़ी। मुझे अच्छे नहीं लगते, देखिए मेरी सारी चूड़ियां चूरा हो गई। जो अभी ये माथापोड़ी करके आई है उसके साथ, उसके बाल नोच कर आई है, उसने भी इसको जबरदस्ती पकड़ा तो चूड़ियां इसकी सारी टूट गई थी। मैंने कांपते हुए कहा, गुस्से के अंदर है, गुस्से के अंदर कांपते हुए कह रही है कि मेरी चूड़ियां भी सारी टूट गई हैं, देखिए बहुत खराब आदमी है। और बातें जो बताने की थी वो ये कुछ भी नहीं बताती है। बड़े शरीर हैं, उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा कर कहा। बड़ी बहन इसको मजाकों के अंदर ले रही है और रोमांटिक अंदाज में शर्माते हुए कहती है कि बड़े शरीर हैं। शरीर यानी शरारती। बी आपा सुनो, बी आपा ये राहत अच्छे आदमी नहीं है। मैंने सुलग कर कहा, आज मैं बी अम्मा से कह दूंगी, यानी बात में बी अम्मा को ही बता दूंगी कि राहत अच्छे आदमी नहीं है, इनसे दूर रहने में ही बेहतरी है, दूर रहने में ही भलाई है। बी अम्मा नमाज पढ़ रही थी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जाए नमाज बिछाते हुए कहा। नमाज के लिए तैयारी कर रही थी, तैयारी करते करते वो आ गई, उनको पता चला कि शिकायत करना चाह रही है कुछ मुझसे। वो कह रही है कि आज मैं बी अम्मा से भी कह दूंगी कि राहत खराब आदमी है। तो वो कहती है क्या हुआ? देखो मेरी चूड़ियां, बी अम्मा उनको भी अपना हाथ दिखाती है, देखो सारी चूड़ियां राहत ने तोड़ दी हैं। तो बी अम्मा नाराज होने के बदले राहत के ऊपर खुश होती हैं। वो कहती हैं राहत ने तोड़ डाली? बी अम्मा मसरत से चहक कर बोली, मसरत खुशी, खुशी से चहक उठी, अरे राहत ने तोड़ डाली। उनको ये लग रहा है कि बहनोई और साली का हंसी मजाक हो रहा है, यहां पर जीजा साली आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको ये लगा था, जबकि राहत का नजरिया ये नहीं था। राहत के मन में कुछ और ही बातें चल रही थी और हमीदा ये बातें समझ रही थी, इसलिए वो राहत से नाराज थी। हां, ये चूड़ियां राहत ने ही तोड़ी हैं। खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। आए है तो दम का है को निकल गया, मतलब थोड़ी देर की बात है, क्यों निकल गया? तेरा दम काहे को निकल रहा है? बड़ी मोम की बनी हुई हो क्या, हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चुमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजो, वो कसर निकालियो कि याद ही करेंगे मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नियत बांध ली। अब माँ को इनको खालिस हंसी मजाक लगा। जैसे मैंने बताया आपको कि जीजा साली हंसी मजाक करते हैं, बहनोई के साथ हंसी मजाक करते हैं, उसी तरह का हंसी मजाक ये कर रहे थे। चूड़ी टूट गई होगी ऐसे ही। उसकी बात, हमीदा की बात किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उसको चुमकार कर चुप कर दिया। बोले तू भी शरारती है, तू भी कम नहीं है। और थोड़ा सा उन्होंने कर भी दिया तो कौन से तेरा दम निकल रहा है, तो कोई मोम की थोड़ी बनी हुई थोड़ी है जो उनके हाथ लगाने से पिघल जाएगी। और तुझे ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो चौथी के अंदर तू बदला ले लियो। चौथी, जिसके लिए चौथी का जोड़ा तैयार किया जा रहा है, जहां पर जूता छिपाई की रस्म होती है। तो ये कह रहे हैं कि अपने बहनोई का जूता छुपा लियो और खूब हंसी मजाक करियो, और अब जो तेरे साथ शैतानी कर रहे हैं वो सारी कसर निकाल लियो। और ये कहकर वो उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, यानी बिल्कुल उधर से तवज्जो इसकी तरफ से हटा दी। मुंह बोली फहन से फिर कॉन्फ्रेंस हुई और मामलात को उम्मीद अफसा रास्ते पर गामजन अजहद खुशनुदी से मुस्कुराया गया। अब ये बातें सारी की सारी बी अम्मा ने अपनी मोहबोली बहन को ही बताई गई। वो आई, अब उनको लगा कि मामला सही बैठ रहा है। राहत अब इनसे हंसी मजाक करने लग गया, राहत इसको साली मानने लग गया और कुबरा से वो शादी के लिए तैयार लग रहा है। उम्मीद अफजा पुर उम्मीद, उम्मीद को पूरा करने वाला, जैसा चाहा गया था वैसा मामला हो रहा है। गामजन चलना, उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर चलना सिखाया गया है, चलना था। गामजन देखा और अजहद बहुत हद तक, बेहद। तो मामला जैसा सोचा गया था वैसा बैठ रहा था। जो खली के कबाब खिलाने के बाद से मामला सेट करना चाह रहे थे, उस तरह का मामला ये सेट हो रहा था। अब राहत की तरफ से भी बार बार कुछ ना कुछ हमले आ रहे थे, कुछ ना कुछ चीजें आ रही थी। हालांकि मामला भी ये नहीं समझ रहे थे कि वो किस तरह का नजरिया रख रहा है, किस तरह की चीजें उसकी तरफ से आ रही हैं। ये दूसरे नजरिए से चीजों को देख रहे थे। आय है तो बड़ी ठस है, आय है हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। अब वो जो मुंह बोली बहन आई है इनकी आपा की, वो फिर इसको हमीदा को डांट रही है, क्योंकि हमीदा ने शिकायत की थी। तो ये कहती है कि भाई तू तो ठस है। ठस मतलब जिसकी अक्ल कम हो, मंद बुद्धि को ठस कहते हैं, कम अक्ल को। तू तो बड़ी ठस है, आए हाय हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। अपने बहनोइयों को हम तो परेशान कर दिया करते थे। तू बड़ी ठस है, अपने बहनोइयों से कुछ भी मजाक नहीं करती। जरा सा उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो तूने तो हंगामा शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू कर दिया।
और वो मुझे बहनोइयों से छेड़छाड़ के हथकंडे बताने लगी। कौन? बड़ी अम्मा की या उनकी माँ की जो मुंह बोली बहन है, उन्होंने हमीदा को डांटा और अब उनको तरीके सिखा रही है कि बहनोइयों को कैसे छेड़ा जाता है, बहनोइयों को कैसे अपने बस में किया जाता है। हथकंडे सिखा रहे हैं यहां पर, हथकंडे यानी तरीके, कि किस तरह उन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ के तीर बहदफ नुस्खे से उन दो मेरी बहनों की शादी कराई, उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई जिनकी नाव पार लगने के सारे मौके हाथ से जा चुके थे। उन दो ममेरी बहनों की शादी कराई। तीर बहदफ, निशाने पर लगने वाला तीर, मुराद पुरअसर, तीर तीर, और बहदफ हदफ की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट की तरफ जाने वाला, हदफ टारगेट को कहते हैं। तो वो हथकंडे सिखा रही हैं और समझा रही हैं कि कैसे इन हथकंडों से जो उसको सिखाने वाली हैं कि उन्होंने अपनी दो दो ममेरी बहनों की शादी करवाई और ऐसी बहनों की शादी कराई कि जिनकी शादी होना नामुमकिन था, लगता ही नहीं था कि उनकी शादी होगी, और उनकी शादी करा दी गई। तो यहां नाव पार लगने मतलब मामला फिट बैठने के, काम पूरा होने के सारे मौके की जमा, सारे मौके खत्म हो गए थे, सारे मौके खत्म हो गए थे, हाथ से जा चुके थे। यानी कोई उम्मीद नहीं थी कि इनकी शादी होगी, लेकिन हमने अपने बहनोइयों को छेड़ के, हमने अपने बहनोइयों को समझा बुझा के किसी तरह ऐसा बना लिया कि दोनों बहनों की उनकी शादी हो गई। वो हथकंडे इनको सिखाएंगे। एक तो उनमें से हकीम जी थे। अब बता रही कि दो जो बहनों की शादी कराई ममेरी बहनों की, वो दो शादी किन किन से कराई? एक शादी तो इन्होंने हकीम जी से कराई। जहां बेचारे लड़कियां छेड़ती, शर्माने लगते और शर्माते शर्माते इख्तिलाज के दौरे पड़ने लगते। इख्तिलाज, धड़कन तेज हो जाती, सांस भर जाता, उनका सांस फूलने लग जाता। दिल के मरीज थे हकीम जी, और जैसे ही उनके घर पर जाते, मुंह बोली बहन के घर पर, तो ये सारी इस तरह लड़कियां जो थी उनको छेड़ना शुरू करती, हंसी मजाक शुरू करती। इतना हंसी मजाक करती तो बेचारे शर्माते शर्माते जो उनका मर्ज है वो बाहर आने लग जाता और वो दौरे पड़ने लग जाते उनको हंसते हंसते। और एक दिन मामू से कह दिया कि मुझे गुलामी में ले लीजिए। वो शादी के लिए तैयार हो गए। रोज आते वहां पर और इतना हंसी मजाक उनके यहां पर होता कि वो अपने आप खुद ब खुद शादी के लिए तैयार हो गए। दूसरे जो थे वो वायसराय के दफ्तर में क्लर्क थे। जहां सुना कि बाहर आए हैं, लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती। कभी गिलोरियों में मिर्चें भर के भेज दी, कभी सवैयों में नमक डालकर खिला दिया। ए लो, वो तो रोज आने लगे। आंधी आए पानी आए, क्या मजाल जो वो ना आए। आखिर एक दिन कहलवा ही दिया। अपने एक जान पहचान के वाले से कहा कि उनके यहां शादी करा दो, इनके मामू के यहां पर। पूछा कि भाई किससे? तो कहा किसी से भी कर दो। और खुदा झूठ ना बुलाए तो बड़ी बहन की सूरत थी कि देखो तो जैसे बेचा चेला आता है, और छोटी तो बस सुभान अल्लाह, एक आंख पूरब तो दूसरी पश्चिम। 15 तोला सोना दिया है बाप ने और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी अलग लगवाई। बेचा चेला, बच्चों को डराने का नाम, डरावना चेहरा। यहां पर एक चेहरा का नाम दिया है जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल आता है, बेचा चेला। कहानी सुना रही है कि एक तो हकीम जी से शादी करा दी ममेरी बहन की, और एक वायसराय के यहाँ पर क्लर्क था, उनके यहाँ पर शादी करा दी। और तरीका ये है कि जैसे ही वो आते, छेड़खानियां शुरू कर देती, लड़की हंसी मजाक शुरू कर देती, और हंसी मजाक में इतना वो रगबत हो गई उनको, इतना इस घर की तरफ माइल हो गए कि उन्होंने रोज आना शुरू कर दिया। दोनों ने रोज आते और एक दिन वो शादी के मुकम्मल होने तक पहुंच गए। और शादी भी किससे? इन्होंने कह दिया कि जो भी उस घर में इतनी सारी लड़कियां आए, किसी ना किसी से करा दो। और किससे करा दी? ऐसा चेहरा कि जो बच्चों को डराने के काम आए, बेचा चेला जैसा चेहरा था, उससे उनकी शादी करा दी। और दूसरी बहन की करवाई शादी तो उसकी एक आंख इधर जा रही है और एक आंख इधर जा रही है, तिरछी आंखों वाली शादी से करा दी। यहां पर वो हथकंडे बता रही थी किस तरह से लड़कों को फंसाया जाता है। देखो, यहां पर तहजीब के बारे में बात करें, हम उस वक्त मुआशरे में बात करें, तो यहां पर हमें ये बात समझ में आती है कि लड़कियों का रिश्ता करना कितना मुश्किल है। अच्छे घर से रिश्ता आना बहुत मुश्किल है, नहीं होती आसानी से शादियां। तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तरह तरह की मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर दिखाया गया है कि लड़कियों को खुद को आगे कर दिया कि किसी तरह शादी हो जाए इनकी, हंसी मजाक करके किसी तरह खुद ने ही उनको तैयार कर लिया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। तो ये माहौल बताया गया है कि शादियां बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत भारी हो गई हैं, आसानी से शादियां नहीं होती, अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। हम बेवा घर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बेवा घर नहीं था, लेकिन यहां भी रिश्ते होने मुश्किल थे। ये तो घर खाते पीते का घर था, लेकिन मुश्किल से शादी हुई। यहां पर आखिर में बताया कि इनके साथ जो शादी हुई इन दोनों की, जहेज भी दिया गया। जहेज में 15 तोला सोना दिया गया। ये बात खास तौर से हमें जेर नजर रखनी है। जहेज में 15 तोला सोना दिया गया
और बड़े साहब के दफ्तर में नौकरी भी दिलवाई गई, तब जाके इनकी बच्चियों की शादी हुई। तो शादी के लिए मेहनत करी वो अलग, ऊपर से जहेज दिया वो अलग। तो रिश्ते कहां हैं? अच्छे रिश्ते कहां चले गए? नहीं अच्छे घरों के रिश्ते, शादियां मुश्किल हो रही हैं। तो उस माहौल को यहां पर इस्मत चुगताई ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है, बड़ी सफाई और शफाकी के साथ चीजों को साथ लेकर चल रही हैं, बताती चल रही हैं। और फिर हमें हमारे माहौल की, हमारे मुआशरे की अक्कासी भी मिल रही है, झलक मिल रही है, सच्चाई सामने आ रही है कि क्या होता है। तो फिर यहां पर वो कहती है कि भाई 15 तोला सोना और फिर एक नौकरी भी उनको दी गई। तो आपा कहती हैं, बी अम्मा कह रही हैं अब, हाँ भाई, जिसके पास 15 तोला सोना हो और बड़े साहब के दफ्तर की नौकरी हो, उसे लड़के क्या मिलते देर लगेगी। बी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, यह बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है, जिधर झुका दो उधर लुढ़क जाता है। थाली का बैंगन गैर मुस्तकिल मिजाज होना, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ये चीज पसंद आई इधर चले गए, ये चीज पसंद आई इधर की तरफ आ गए। एक जगह जमने का मादा ना होना, वो थाली का बैंगन कहलाते हैं। तो वो कह रही है कि पहले बड़ी बहन कहती है कि भाई अगर रिश्ते के अंदर हमारे पास जहेज होता तो कई रिश्ते आ जाते, फिर तो देर नहीं लगती। अगर हमारे पास भी 15-16 सोना और नौकरी देने के लिए होती तो हमारी कुबरा की भी शादी हो जाती। तो इस बात को उन्होंने कबूल किया, बी अम्मा ने इस बात को माना, बी अम्मा की मुंह बोली बहन ने माना। और मानने के बाद उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है बहन, जहेज तो देना ही है अपने आप से, लेकिन लड़कों का मिजाज भी थाली का बैंगन होता है। अगर वो लड़कियां थोड़ी अगर ध्यान दें, लड़के को अपनी तरफ रागिब कर लें, अपनी तरफ जोड़ लें उसको, तो फिर उसकी शादी आसानी से हो जाती है। लड़कों का मिजाज थाली का बैंगन की तरह बताया है। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। ये कौन कह रहा है? हमीदा उनकी बातें सुन रही थी कि माँ और उनकी बड़ी बहन जो है, मुंह बोली बहन, वो बातें कर रही हैं। वो कह रही है कि राहत भी थाली का बैंगन हो सकता है, झुकाव दो तो ये शादी इसकी हो जाती है। लेकिन हमीदा जो राहत की आदत से वाकिफ है, उसके शैतानी नेचर को उसको पता है, जानती है, तो वो कहती है कि राहत बैंगन नहीं है, ये तो पहाड़ है। और जरा सा मैंने अपनी तरफ झुकाया, झुकाव दिया, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही इस पहाड़ के नीचे दब जाऊंगी, मेरे ऊपर ही पहाड़ गिर जाएगा, ऐसा लगता है। झुकाव देने पर कहीं मैं ना पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने आपा की तरफ देखा, वो खामोश दहलीज पर बैठी आटा गूंद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़ कर अपने कुंवारेपन की लानत उसमें समा देती। अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये मुआशरे के अंदर अदबी लिहाज से नहीं देखी जाती, अदब के तकाजे कोई चीजें पूरी नहीं करती। शर्मा रही है बेचारी बच्ची, सारी बातें सुन रही है कुबरा, इनकी बातों को सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। सारे जतन उसकी शादी के लिए हो रहे हैं। उसको खुद के ऊपर शर्म आ रही है, उसको अपनी जवानी लानत नजर आ रही है, गाली नजर आ रही है कि मेरी शादी के लिए कितने सारे जतन हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें करनी चाह रही हैं। यहां बताया गया है अगर उसका बस चलता तो वो जमीन के अंदर घुस जाती अपनी लानत के साथ, अपने आप को दफन कर लेती, अपने आप को खत्म कर लेती। लेकिन यहां पर उसका बस नहीं है, तो वो बैठी हुई है, सारी बातें सुन रही है, जिंदगी गुजार रही है। क्या मेरी आपा मर्द की भूखी है? नहीं, वो भूख के एहसास से पहले ही सहम चुकी है। मर्द का तसव्वुर उसके जहन में एक उमंग बनकर नहीं उभरा, बल्कि रोटी कपड़े का सवाल बनकर उभरा है। वो एक बेवा की छाती का बोझ है, उस बोझ को धकेलना ही होगा। यहां पर फिर कुबरा बताती है कि मेरी बहन किसी मर्द की भूखी नहीं है, शादी की उसको इसलिए जल्दबाजी नहीं है कि उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। उसके सामने रोटी पानी का सवाल है, 2 वक्त की रोटी वक्त के ऊपर नसीब नहीं होती, यहां पर उसका गुजारा नहीं हो रहा। अगर किसी अच्छे घर में चली जाएगी तो अच्छे से रहेगी, और उसके जाने के बाद हम भी हमारा काम सहूलियत से कर सकेंगे। वो ये सोचती है, वो चाहती है कि जिंदगी दोनों तरफ आराम से गुजर सके, आसानी से गुजर सके। वो बेवा की छाती का बोझ है। और फिर आगे आता है, उस बोझ को धकेलना ही होगा। यहां पर ही मुआशरे का नजरिया बताया गया है कि लड़की को बोझ की तरह लेते हैं। लड़की पैदा हो जाती है तो दुख मनाया जाता है, उसकी तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाती, उसको बोझ की तरह पाला जाता है। और आखिर में शादी भी ऐसे ही होती है कि उसको बोझ की तरह, उस बोझ को धकेलना ही होगा। यानी हमारा बोझ कहीं और हम धकेल दें, कहीं किसी और के ऊपर डाल दें, किसी और की दहलीज के ऊपर उसको जाके छोड़ा है। बस यही मकसद होता है शादी करने का, जबकि लड़की का बराबर का हिस्सा होना चाहिए। यह हमारे मुआशरे के सच्चाई बताई है, समाज की सच्चाई बताई है, क्या हमारे यहाँ पर होता है और क्या होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर हमें सोचो फिक्र करने की जरूरत है। मगर इशारों किनारों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना उनके घर से ही पैगाम आया। थक हार कर बी अम्मा ने पैरों के तोड़े गिरवी रख दिए और मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। मुश्किल कुशा
मुश्किल दूर करने वाले, कुशाई यानी मुश्किल खोलने वाले, बंद काम रोकने वाले, हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुश्किल कुशा। जब काम अटक जाते हैं, काम नहीं होते, लग रहा है कि सारे काम बन रहे हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, तो फातिहा होती है, मुश्किल कुशा की नियाज दिलाई जाती है घरों के अंदर, तो फिर वो काम आसानी से हो जाते हैं। अब नियाज दिलाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है, तो फिर से पैरों के तोड़े, पैरों के जो तोड़े थे इनके चांदी के, अब वो गिरवी रखे गए हैं, वो बेच दिए गए, ताकि फिर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए और फिर कुछ घर के अंदर नज्म किया जाए। यहां पर मुश्किल कुशा की नियाज रखी गई है। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में दम मचाती रहीं, क्योंकि नियाज हो गई, बड़ी नियाज होगी यहाँ पर ये, तो पूरा मोहल्ले की जो लड़कियां थी सबकी सब वहां पर जमा हो जाती हैं, सब घर पर आ जाती हैं, नियाज होने वाली है। बी आपा शर्माई लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंद चुसाने को जा बैठती हैं। अब ये नियाज इसलिए हो रही है कि बी आपा की शादी के अंदर परेशानी हो रही है, सबको पता है कि शादी में परेशानी हो रही है, मामला चौकस नहीं बैठ रहा, राहत के घर से किसी का फोन नहीं आया, राहत ने कुछ नहीं बताया कि क्या भाई शादी करोगे नहीं करोगे, घर से अभी तक रिश्ता लेकर मामू नहीं आए, तो मामला अटकता हुआ हो रहा है, तो नियाज दिलाई जा रही है और नियाज सबको पता चल गया कि इसकी शादी के लिए हो रही है। तो ये लड़की फिर शर्मा गई और शर्माई लजाई वापस अपनी मच्छरों वाली कोठरी में जाकर बैठ जाती है, वो ये खून चुसाने। बी अम्मा अपनी चौकी पर बैठी कमजोरी में चौथी की जोड़े में आखिरी टांके लगाती रहती हैं और नियाज की तैयारी है। बी अम्मा वहीं चौकी पर बैठ गई और वो जो चौथी का जोड़ा तैयार कर रही हैं, वो अब तैयार होने वाला है, तो उसके अंदर आखिरी टांके लगा रही हैं कि अब ये तैयार हो जाएगा। आज उनके चेहरे पर मंजिलों के निशान थे। आज मुश्किल कुशाई होगी, बस आंखों की सुइयां रह गई हैं, वो निकल जाएंगी। आंखों की सुइयां रह जाना, थोड़ा सा काम अटक जाना, हर जगह से सुई निकल चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, आंखों में है, जैसी आंखों से सुइयां निकल जाएंगी, जिसमें जान आ जाएगी और आंखें देखना शुरू कर देंगी और फिर सारी परेशानी हट जाएगी, सब मुश्किल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज उनकी झुर्रियों में फिर मशालें थरथरा रही थी। मशालें मतलब रोशनी से आंखें उनकी चमक रही थी, मशालें थरथराना, आंखों में चमक आ जाना। आज उनको पता है कि मुश्किल कुशा की नियाज दिल रही है, तो सारे काम इनके बिगड़े हुए बन जाएंगे। बी आपा की सहेलियां उनको छेड़ रही थी और वो खून की बची कुची बूंदों को ताव में ला रही थी। बी आपा की सहेलियां भी आई हुई थी, वो भी उनको छेड़ रही थी, क्योंकि आज मुश्किल कुशा की नियाज दिलाई जा रही है, आज सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो जब वो सहेलियां छेड़ रही हैं, हंसने को कह रही हैं, तो अपनी बच्ची कुची बूंदों में, खून की बूंदों में ताव लाने की कोशिश कर रही थी। ताव मतलब गर्मी लाने की कोशिश कर रही है, हंसने की हिम्मत नहीं है। बीमार है बहुत दिनों से, बुखार रोज चढ़ा रहता था इसके, दिल की बीमारी लगी हुई है, कमजोरी की वजह से हंसी भी नहीं आती, लेकिन अब हंसने की कोशिश कर रही है। वो अपने चेहरे को सुर्ख करने की, जर्द करने की कोशिश कर रही है, किसी तरह चेहरे पर रंगत आ जाए, सहेलियों को दिखाने के लिए। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था, थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपना आंचल हटाकर नियाज की तश्तरी मुझे थमा दी। बहुत खराब हालत कुबरा की हो गई है, लगातार मेहनत करती रहती है, बुखार कई दिनों से उतरा नहीं, मच्छरों की कोठरी में बैठी रहती है, वहां पर कई तरह के मच्छर उसको काटते हैं, फिर कमजोरी की वजह से, फिक्रमंदी की वजह से, बुखार की वजह से, लगातार बुखार रहने की वजह से टीबी की बीमारी उसके हो गई है। तो उतरा हुआ चेहरा है, फीका पड़ रहा है चेहरा, चेहरे पे वो कशिश, वो रंगत नहीं है, फिर भी वो अपनी सहेलियों को, लोगों को दिखाने के लिए हंसने की कोशिश करती है। तो ये कहते हैं कि बुझते हुए दिए पर बार बार थोड़ी सी रोशनी आती है, फिर चली जाती है। अपनी बहन को बुलाती है, हमीदा को पास में, और अपना आंचल हटाकर नियाज की तश्तरी मुझे थमा देती है। तश्तरी बड़ी टेबल, बड़ी प्लेट जिसके अंदर मलिदा जमा हुआ है नियाज का, वहां राहत भाई को देने के लिए ये भेज रही हैं। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है, उसके बुखार से दहकती हुई गर्म गर्म सांसें मेरे कान में लगी। ये हमीदा कह रही है कि बहन ने मुझे तश्तरी दी और उसने कहा कि इस पर मौलवी साहब ने दम किया है, राहत के पास ले जाओ, उसको खिलाओ। तो जैसे ही उसने बोला तो बहुत तेज बुखार उसके था, उसकी गर्म भापें, गर्म सांसें छोटी बहन को महसूस हो रही हैं दूर से ही। तश्तरी लेकर मैं सोचने लगी, मौलवी साहब ने दम किया है, ये मुकद्दस मलिदा अब राहत के तंदूर में झोंका जाएगा, वो तंदूर जो 6 महीने से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया है। ये दम किया हुआ मलिदा मुराद बरलाएगा, मुराद बरलाएगा यानी मुराद पूरी कर देगा। वो मलिदा लेकर जा रही है, खड़ी हुई है और सोच रही है कि इस मलिदे के सदके, मौला मुश्किल कुशा के सदके, हजरत अली के सदके आज हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आज हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये मलिदा उस तंदूर में झोंका जा रहा है। यहां तंदूर राहत के पेट को बताया गया है
कि जिसमें जो भी डालो सब कुछ उसके हजम हो जाता है, सब कुछ वो खाता चला जाता है। 6 महीने हो गए राहत को उनके घर में रहते हुए, तो 6 महीने से उसकी खिदमत कर रहे हैं और अपना गला काट के, अपना पेट काट के उसको खिलाए जा रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, इसमत चुगताई कहती हैं कि 6 महीने से हमारे खून के छींटों से गर्म रखा गया है, उस तंदूर में ये सब झोंकने जा रहे हैं। ये मुराद बर लाएगा, मुराद पूरी कर देगा, बर आना, पूरी हो जाना। मेरे कानों में शादियां बजने लगी हैं, शादियाने बजने लगे हैं। शादियाने शादी के वक्त बजाने वाले बाजे, तरह तरह के बाजों की से कानों में आवाजें आ रही हैं। मैं भागी भागी बारात देखने जा रही हूं। दुल्हे के मुंह पर लंबा सा सेहरा पड़ा है जो घोड़े के अयालों को चुम रहा है। अयाल घोड़े की गर्दनों के बाल, और मुकद्दस मलिदा यानी पाक मलिदा जो बहुत पाक हो, और अयाल जो घोड़े की कमर के ऊपर लंबे बाल होते हैं वो अयाल कहलाते हैं। शेर की जो सर के ऊपर बाल होते हैं चारों तरफ, बब्बर शेर के, वो भी अयाल कहलाते हैं। तो शादी का मंजर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा है, झूमने लगा है। ख्याल देख रही है छोटी बहन मलिदा हाथ में लिए हुए। चौथी का शहाबी जोड़ा फूलों से लदी हुई है। शहाबी यानी ताजा पानी वाला चमकदार जोड़ा। यहां पर शफाफ और शहाब जोड़े की यहां पर बात की जा रही है, चौथी के जोड़े की। चमकदार, आबदार, पानीदार जोड़ा, वो अपनी पूरी चमक के साथ वहां पर मौजूद है। वो पहने हुए उसकी बहन खड़ी हुई नजर आ रही है। शर्म से निढाल, आहिस्ता आहिस्ता कदम तोलती बी आपा चली आ रही हैं। चौथी का जरतार जोड़ा झिलमिल झिलमिल कर रहा है। बी अम्मा का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। बी आपा की हया से बोझिल निगाहें एक बार ऊपर उठती हैं। शुक्रिया का एक आंसू ढलक कर अफशा के जरों से में कुमकुमों की तरह उलझ जाता है। वो अपनी बहन नजर आ रही है, अपनी माँ नजर आ रही है, और लोग भी नजर आ रहे हैं। शादी का पूरा माहौल नजर आ रहा है। उसी वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे चौथी के जोड़े के अंदर लिपटी हुई मेरी बहन उसकी तरफ देख रही है। आंखें उठा के उसको देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहते हुए नजर आते हैं। वो उसके चेहरे के ऊपर जो मेकअप हो रहा है, जो अफशाएं और कुमकुम उसके लगाई गई हैं, उसके अंदर उलझते हुए उसके आंसू उसको नजर आ रहे हैं अपनी बहन के। और ऐसा लग रहा है जैसे बहन उससे कह रही हो, हमीदा से, कि ये सब तेरी मेहनत का ही नतीजा है। रोते रोते, ये सब तेरी मेहनत का ही फल है। बी आपा की खामोशी कह रही है। हमीदा गला भर आया, हमीदा का गला भर आया। वो रुआसी हो गई, उसकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए कि अब ये मंजर मेरे सामने आने वाला है। इतनी देर में फिर उसकी आंख खुलती है, फिर उसका ध्यान बढ़ता है, उसकी बहन की आवाज आती है, जाओ ना मेरी बहनों। बी आपा ने उसे जगा दिया और चौंक कर ओढ़नी के आंचल से आंसू पोंछती ड्योढ़ी की तरफ बढ़ी। जैसे उसको जगाया, उसको ख्याल आया कि ये तो मैं ख्वाब देख रही थी, ऐसा भी हुआ नहीं, लेकिन ये सब हो जाएगा अगर ये मुश्किल भराई, मुश्किल खत्म आ गई, मैं उम्मीद भराई अगर मेरी। ये है मलिदा, अभी राहत के यहां पर आ गई है, राहत की कोठरी के अंदर आ गई और राहत के सामने वो दम किए हुए मुकद्दस मलिदा को पेश करती है। उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उछलते हुए दिल को क्यों? क्योंकि राहत के सामने जाने से इसको डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन अब मजबूरी है, बहन का और माँ का उसको भिजाना है वहां पर, तो ये डरते डरते यहां पर आती है। अब उछलते हुए दिल को काबू में करके उससे कहती है कि मलिदा है। इसके पैर लरज रहे थे, लरजना मतलब धूजना, कपकपाना, पैर लरज रहे हैं जैसे वो सांप की बांबी में घुस गई हो। बांबी यानी सांप का बिल। और फिर पहाड़ खिसका। पहाड़ यहां पर राहत को कहा गया है कि उसको डर लग रहा है, जैसे किसी खौफजदा जगह पे आ गई हो, सांप के बिल में आ गई हो। और फिर राहत उठकर इसके पास आया और मुंह खोल दिया। वो मलिदा लेकर आई थी, राहत ने आते ही उसके सामने अपना मुंह खोलकर खड़ा हो गया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात के शहनाइयों ने चीख लगाई जैसे कोई उनका गला घोंट रहा है। भागना चाहा उसने वहां पर, राहत उसके पास आ गया और मुंह खोलकर खड़ा हो गया। वो पीछे हटी और भागना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन की शहनाई की आवाज आई कि अगर मैं आज चली गई, इसने मलिदा नहीं खाया तो मुश्किल नहीं हटेगी, परेशानी नहीं हटेगी, ऐसे ही माहौल रहेगा और मेरी बहन की शादी कहीं नहीं होगी। तो शहनाई की घुटती हुई चीखें इसको सुनाई दी, शहनाई बंद होती सुनाई दी, तो फौरन वापस आगे बढ़ गई मलिदा लेकर, जैसे कोई शहनाइयों का गला घोट रहा था। कांपते हाथों से मुकद्दस मलिदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। अब चूंकि राहत ने मुंह खोल रखा था जैसे तुम खिलाओ, तो उसने कांपते हाथों से मलिदा बने का निवाला बनाया और राहत के मुंह में डालने की कोशिश की। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। राहत के मुंह के अंदर उसका हाथ चला गया। नीचे ताफुन और तारीकी के अथाह गार के गहराइयों में और एक बड़ी चट्टान ने उसकी चीख की चट्टान को घोंट दिया। राहत ने उसका हाथ पकड़ लिया, उससे बदतमीजी करने लगा। नियाज के मलिदे की रकाबी हाथ से छूटकर
लालटेन के ऊपर गिरी। रक्का भी, वो तश्तरी, वो थाली, वो सीनी जो लेकर आई थी उसमें मलिदा जमा हुआ था। खिलाना चाहती थी एक हाथ से राहत को, राहत ने उसका हाथ पकड़ा, वो तश्तरी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी। नीचे लालटेन रखी हुई थी, लालटेन के ऊपर गिरी, लालटेन का दिया बुझ गया, घर में अंधेरा छा गया पूरा। और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 4 सिसकियां भरी और गुल हो गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहू बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थी। यहां पर उसने हाथ पकड़ लिया और फिर अंधेरे के अंदर क्या क्या हुआ वो यहां पर बयान नहीं हुआ। बाहर से औरतों के, बच्चों के जो मुश्किल कुशा के गाने हो रहे हैं उनकी आवाजें आ रही थी। अब सुबह होती है, अगला दिन आता है। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो गई थी और उसे जल्दी थी। अगले दिन, वो न्याज के अगले दिन, राहत ने सबका शुक्रिया अदा किया और वहां से वो चला गया क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। उसको घर जाना था, जल्दी थी उसको शादी की, वो फौरन वहां से निकल गया। ये हाल वहां पर हमारी कहानी का इस तरह से पहुंचता है। मुश्किल कुशा की न्याज का मतलब यहां पर दिया गया है कि मुश्किल दूर होगी, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं कि मुश्किलें दूर होंगी, मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं कई बार। यहां पर मुश्किलात इनकी बढ़ गई है, परेशानी इनकी बढ़ गई है। राहत अब जा चुका है। जो आखिरी उम्मीद थी कि बहन की शादी इससे हो जाएगी, तरह तरह के जतन किए, तरह तरह की कोशिशें करें इन्होंने राहत से शादी करने की अपनी बहन की, लेकिन आखिर में जब राहत के घर से पैगाम आया कि उसकी शादी तय हो गई है, वो फौरन इन सबको छोड़कर यहां से निकल गया और साथ में छोटी बहन से और बदतमीजियां की इसने। उसके बाद उस घर में कभी अंडे न तले गए, पराठे न सीखे और स्वेटर न बुने गए। दिक ने जो एक अरसे से बियापा की ताक में भागा भागा पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जुस्त में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अपना नामुराद वजूद उसके आगोश में सौंप दिया। एक ही जस्त यानी एक ही छलांग में, और आगोश यानी गोद, मौत के आगोश के अंदर वो समा गई। पराठे तले जाते थे राहत के लिए, अंडे तले जाते थे राहत के लिए, जितने भी नेमतें पकाई जाती थी वो सब राहत के लिए पकाई जाती थी। इनका गुजारा तो रूखी सूखी के ऊपर चल रहा था। राहत चला गया, सब कुछ पीछे छूट गया। अब उनके घर में ऐसी रंगत नहीं थी, ऐसी रौनक नहीं थी। न कोई स्वेटर बुना गया क्योंकि स्वेटर भी राहत के लिए बुनाए गए थे। दिक, टीबी की बीमारी की यहां पर बात हो रही है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। बड़ी बहन को घेरने के इंतजार में थी, परेशानी के अंदर आती है ये। अच्छा खाना नहीं मिले, टेंशन हो, दिमागी टेंशन हो, जिस्म कमजोर हो, खाने पीने को सही न मिले, तो ये बीमारी होती है दिक की। तो एक अरसे से बियापा की ताक में भागी भागी, यानी होना था इनको, दिक पास लग गया था, बीमारी फैल रही थी, लेकिन अपनी ताकत की वजह से इस बीमारी को दूर रखे हुए थी। लेकिन जब इनको सदमा लगा राहत के जाने से, दुख में डूब गई, आंसुओं के अंदर अपना डुबा लिया, एक कोठरी में अपने आप को बंद कर लिया, तो दिक ने इनको लपेट लिया, एक झटके में इनको लपेट लिया और कुछ ही वक्त के अंदर इस बच्ची का इंतकाल हो गया। अपना नामुराद वजूद, जिसकी कोई इनको उम्मीद नहीं हो, कोई फिक्र नहीं हो उसकी, उनके वजूद की, वो वजूद इन्होंने अपने आप को टीबी के आगोश में, दिक के आगोश में सौंप दिया और उनका इंतकाल हो गया। अब फिर से सहदरी में सब बैठे हुए हैं आज फिर, क्योंकि बच्चे का इंतकाल हो गया है। और जो शुरुआत में हमारी सबक के बात हुई थी कि सब बैठे हुए थे, कफन की तैयारी कर रहे थे, वो इसके कफन की तैयारी कर रहे थे। और फिर इस सहदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजम बिछाई गई। मोहल्ले की बहू बेटियां जुड़ी। कफन का सफेद लट्ठा मौत के आंचल की तरह भी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाई आईब्रो फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाई भाई कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजदाहे पुकार रहे हों। अब यहां पर उनकी मां का हाल बताया गया है कि चौथी का जोड़ा सीने के अंदर उनको महारत हासिल थी, कफन सीने में उनको महारत हासिल थी। मोहल्ले भर की औरतें उनके पास आती थी, कपड़ा कम पड़ता था तो वो देती थी। इस वक्त की, इस दिन की इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। अपनी बेटी के लिए चौथी का जोड़ा सी रही थी, लेकिन बेटी अब जा चुकी है, तो आज वो अपनी बेटी का कफन सीने के लिए बैठी हुई है। तो आप खुद देख लीजिए कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा होगा, कितनी सारी चीजें उनके सामने चल रही होंगी। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। उनकी आईब्रो फड़क रही थी, आंख फड़क रही थी उनकी, उनके चेहरे की झुर्रियों पर भाई भाई कर रही थी। रोने के उनके ऊपर आसार हो रहे थे, लेकिन अपनी किसी तरह अपने आप को सब्र करे हुए, इस्तिकलाल करते हुए वो बैठी हुई थी। लट्ठे की कान निकालकर उन्होंने चौपर्दा किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गईं। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह ये चौथी का जोड़ा ना सहता जाएगा। चौथी का जोड़ा सीती थी, कई जोड़े इन्होंने सहते थे, लेकिन शादी ना होने की वजह से वो चौथी के जोड़े पुराने हो जाते थे। तो जैसे ही पुराना होता, उसकी चमक दमक कम हो जाती, जोड़े की आबोताब कम होती, तो उस जोड़े को हटा दिया जाता था।
कि नहीं, इसको चौथी के लिए नहीं रखेंगे, इसको चाले में या किसी और फंक्शन में इसको दहेज में साथ में दे देंगे। चाले के लिए उस जोड़े को कर दिया जाता था ज्यादातर। फिर नया चौथी का जोड़ा सिया जाता था, लेकिन शादी नहीं होती। कुछ वक्त बाद वो जोड़ा भी पुराना हो जाता और उसको भी ऐसे ही साइड में कर दिया जाता था। तो कई जोड़े ये सेंध चुकी थी। सेंधना मतलब साइड में रखना, उनको किसी दूसरे काम के लिए पुराने चीजों के साथ जमा देना। चौथी के लिए फिर नया जोड़ा सीखती। लेकिन आज उनके चेहरे पर सुकून था, भयानक सुकून था। वो ये कि उनकी बच्ची जा चुकी थी, वो उनका कफन तैयार कर रही थी और एक कफन भी उसके लिए चौथी के जोड़े जैसा था। और आज ये सुकून था कि आज ये जोड़ा नहीं संभाला जाएगा, आज ये जोड़ा मेरी बेटी के काम आ जाएगा। मेरी बेटी को पहनाकर मैं इस जोड़े को रुखसत करूंगी। आज एकदम से दरी में बैठी लड़कियां मैनाओं की तरह चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टोपी पर सफेद गजी का निशान, उनकी सुर्खी में न जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है और सफेदी में कितनी नामुराद कुमारियों के कफन की सफेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उनकी काट छाट बैठ गई थी। अब सिलाई करनी थी, तो सिलाई के लिए जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो नई दुल्हन है, वो आगे आती हैं, वो सिलाई करने बैठती हैं, वो तैयारी करती हैं। हमीदा भी उनके पास जाकर बैठ गई। लड़कियों की आवाजें आ रही हैं। तो कफन के साथ कितनी कुंवारियों की जवानी, कितनी कुंवारियों की जिंदगी चली गई थी इस इंतजार में कि वो चौथी का जोड़ा पहनेंगी, लेकिन चौथी का जोड़ा वो नहीं पहन पाई और वो कफन उनके लिए तैयार हो गया। कफन वो जरूर पहन लेंगी। बी अम्मा ने आखिरी टाका फिर भरकर डोरा तोड़ दिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे के शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया हो कि उनकी कुबरा का सुहाग जोड़ा बनकर तैयार हो गया और कोई दम में शहनाइयां बज उठेंगी। आखिरी डोरा उन्होंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उनके चेहरे के ऊपर थोड़ी शिकन आई, थोड़ी मायूसी आई, लेकिन उसके बाद आंसू आए और उसके बाद उनके चेहरे पर एक खुशी आ गई, इत्मीनान आ गया, सुकून आ गया। जैसा मैंने बताया कि उनके नजर हो गया, उनका ये समझ में आ गया कि हमेशा चौथी का जोड़ा उठाकर रख दिया जाता है, सेक दिया जाता है, अलमारी में रख दिया जाता है, कभी काम नहीं आया चौथी का जोड़ा। इतने जोड़े सेके, इतने जोड़े उन्होंने सिए, इतने उन्होंने फूल पत्तियां लगाई, तब बार बार खरीदारी की, कभी किस कपड़े की, कभी किस कपड़े की, कोई काम नहीं आया। लेकिन आज ये जोड़ा काम आ गया है। बस कुछ ही देर की बात है, मेरी बेटी का सुहाग का जोड़ा उसे पहना दिया जाएगा और उनको ऐसा लगा कि कुछ ही वक्त शहनाइयां बज उठेंगी और मेरी बेटी विदा होगी। इसी तरह हमारी कहानी यहां पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। बड़ी खूबसूरत कहानी है, मुआशरे की सच्चाई बयान करने वाली कहानी है। सोचो फिक्र के अंदर हमें मुब्तला कर देती है, हमें सच्चाई बताती है हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी शादी आने के, अपनी बारात आने के इंतजार में बैठी रहती हैं। उम्र उनकी पूरी हो जाती है, जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो हमें सोचना चाहिए, इस तरफ तवज्जो इस तरफ लानी चाहिए, लोगों को इस तरफ दिखाना चाहिए बातें। जब हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे सामने सच्चाई आ गई है, हमें लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह का माहौल ना बनाया जाए, शादियां आसान बनाई जाएं, गरीब घर की लोगों लड़कियों को भी बहाया जाए, उनकी बारातों के अंदर आसानी बनाई जाए, जहेज खत्म किया जाए। जितनी कम से कम रुपए में शादी हो जाए उतनी हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए बेहतर है। यही हमारा मजहब कहता है, यही हमारी तहजीब कहती है। सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा।